Namaskar, good morning. This is Suraj Singh, civil engineer from Faridabad, Bharat, India. It is 2019 and today's talk is regarding to democracy of this country. हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। मैं दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा पोस्टपोन किया हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू जो भारत में चुनाव चल रहा है अब 2019 में, जिसके दो फेज पूरे हो चुके हैं। एक फेज 11 तारीख अप्रैल को पूरा हुआ था और दूसरा फेज कल पूरा हुआ है। फेज हो अच्छी बात है, 7 फेजों में चुनाव होना है। हमारा लोकतंत्र है, भारत का संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है हर नागरिक को, वोटर को यहाँ पर वोट डालने का। वो अधिकार सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इसके बारे में सोचना आवश्यक है, क्योंकि संविधान ने हमें डेमोक्रेसी दी है, संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें संभालना होगा। हम नहीं संभाल पा रहे हैं। दुख इस बात का होता है। सोवरेनिटी तो संभालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा देश सिक्योर्ड है, सब कुछ सिक्योर्ड है। यहाँ पर संभालना हमको सिर्फ है तो वो सेकुलरिज्म को संभालना है, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, या हमको संभालना है हमारा लोकतंत्र जो वोट से बनता है, वोट देने से बनता है। आज के हालात ये हैं कि मुझे तो बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है और दर्द भी हो रहा है कि अब तक जो चुनाव हुए थे पहले 1950 के बाद अच्छे हुए थे, साफ हुए थे, लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं पिछले पिछले कुछ सालों से, जैसे 2014 में हुआ जिसके ऊपर की आरोप रहा है अभी तक कि ये चुनाव हैक करके जीता गया था। सबूत नहीं, हम मानते हैं इस चीज को, इस बात का कोई साक्ष्य भी नहीं है, लेकिन हर बात सबूत से नहीं देखी जाती है। बहुत सी बातें सोच से, मन से, तन से, माइंड से और हिसाब किताब समझ के देखी जाती हैं। चलो 2014 तो चला गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता उसका, उस किसी के हाथ में नहीं है। जो पावर में आ गए, जैसे भी आ गए, झूठ बोल के, सच बोल के, गप्पे मार के, गप्पी बन के, पप्पी बन के, जो भी बन के, वो अपना टाइम पूरा भी कर चुके हैं। उसका कुछ होने वाला नहीं है। आज देश एक बहुत बड़ा है, बड़ी डेमोक्रेसी हमारी पूरे विश्व के अंदर, लेकिन हम क्या रियल डेमोक्रेटिक हैं, वास्तविक डेमोक्रेटिक हैं, ये सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और स्पेशल रूप से, खास रूप से मैं उन लोगों से जो युवा हैं, युवती हैं, भारत की 18 साल से लेकर 30-35 साल तक के, हाँ स्पेशल तौर पे वो लोग, वो क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। मैं बहुत लोगों से बातें करता रहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में। एक आदमी सीनियर सिटीजन हूँ मैं इस देश का, तो मेरा हक भी बनता है और मेरा फर्ज भी बनता है कि अपने देश को जितना भी मैं अपनी व्यक्तिगत ताकत से, व्यक्तिगत पर्सनल कैपेसिटी से जितना भी मैं इसको सुधार सकूं, इसके बारे में उनको बता सकूं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपना कुछ तो कर सका। ठीक है, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई समाज सेवा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्वयं सेल्फिश इंसान हूँ, अपने लिए जीने वाला आदमी हूँ। जैसे कोई कुत्ता जीता है, कोई बिल्ली जीती है खाना ढूंढते फिरते, मैं भी एक उसी लेवल का आदमी हूँ, एक जानवर किस्म का आदमी जो सिर्फ मानव के रूप में इस देश में जी रहा है, इस विश्व में जी रहा है। मैं अपने ऊपर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर ज्यादा कहना अच्छा लगता है बजाय दूसरों को कहने के, कि दूसरों को आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। लेकिन मैं भी उसी में हूँ, उसी नाव में ट्रेवल कर रहा हूँ, उसी समुद्र में की शिप में बैठा हूँ जिसमें सब जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने को कह सकता हूँ कि मैं खराब हूँ। मैं दूसरे को खराब कहना ठीक नहीं समझता। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं सब क्यों कह रहा हूँ। 11 तारीख को चुनाव हुआ, ठीक है, कल भी हुआ। कल तारीख 18 थी, 18 अप्रैल 2019, और हुआ 11 अप्रैल 2019 में। कहते हैं जी चुनाव सीक्रेट होता है, बैलेट, सॉरी बैलेट तो अब है नहीं, ये एक सीक्रेट वोट देना पड़ता है, और इसके बारे में जब तक ये सब खुल ना जाए, इनकी गिनती ना हो जाए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। सच बात है, थ्योरी में है, प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस इसलिए नहीं है कि ये साफ है, आज की तारीख में जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में, भारत में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहे हैं। जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो शक्ति द्वारा चलाई जाती है, जो सॉफ्टवेयर द्वारा चलाई जाती है, और सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, कंप्यूटर आप सब जानते हैं कि कितने अच्छे होते हैं। ऐसी कौन सी आज के तारीख में मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है पूरे विश्व में जो हैक नहीं की जा सकती। अभी तक तो हम 3G 4G 2G की बात किया करते थे, आने वाले समय तो 5G आ रही है, जो ज्यादातर मशीन से मशीन बात करेगी, इक्विपमेंट से इक्विपमेंट बात करेगी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स देश में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, और शुरू भी हो गया है। और जबकि कहा जाता है कि वो 20-30 गुना 40 गुना तक की स्पीड लेगा 4G के
कंपैरिजन में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो हैकेबल है, उसको सिक्योरिटी नहीं है, उसके ऊपर कैप्टिवेशन नहीं हो सकती है। जब इतनी बातें अगर 5G में हो सकती हैं, तो आज के 4G की 3G की तो औकात क्या है? और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको चैलेंज करता है हमारा उच्च, ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन कमिश्नर, कि हैकेबल नहीं है। अरे आपका दिमाग भी हैक किया जा सकता है कमिश्नर साहब, आप हो किस खेत की मूली? एक छोटे से आप एम्प्लॉई हो, देश के IAS होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है, और आप एक्सपर्टीज का क्लेम करते हैं कि आप सब जानते हैं इसके बारे में। अरे हैक हो रही है खुल्लम खुल्ला, आपको समझ नहीं आता है? एक व्यक्ति जो USA में बैठा है, साजिश हुआ नाम का, एक्सपर्ट है वो इस चीज का, वो हर बात की समाचार दे रहा है कि ये जीत रहा है और वो हार रहा है, वहां इतनी वोटिंग हो रही है तो इतनी मैनिपुलेशन हो रही है। वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे EVM को प्री प्लान किया आपने, प्री प्रोग्राम किया आपने, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सब कैसे पता लग रहा है? क्या वो जादूगर है? अरे आप भी जानते होंगे उस समाचार को, आपके प्रिंसिपल भी पढ़ते होंगे उसको, आपके सेक्रेटरी भी पढ़ते होंगे, और अखबार वाले भी पढ़ते हैं, समाचार वाले भी पढ़ते हैं, टेलीविजन वाले भी पढ़ते हैं, और प्रधानमंत्री जी भी पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं। इतने सारे फॉलोअर्स ऐसे ही किसी के नहीं बन जाते, इतने सब्सक्राइबर ऐसे नहीं बन जाते। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा उसको देख रहा हूँ। कोई आदमी इतना पागल नहीं होता कि USA से बैठ के इसी काम में अपना टाइम खराब करेगा। वो कमाने गया होगा, वहां रहता होगा, वहां का नागरिक होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए क्या टाइम आपके चुनाव के लिए है? हर बात के एक एक दो दो घंटे में वो समाचार दे रहा है, तो कहाँ से दे रहा है? उस सीक्रेट को जानता है जिसको आप नहीं जानते। अब आप जानते हैं तो इग्नोर करते हैं। सारी दुनिया को मालूम है, सारे विश्व को मालूम है कि EVM हैक होती है। आप कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, आप कोई विश्वकर्मा के रिश्तेदार नहीं है जो आप सब कुछ ऐसी चीज बना देंगे कि नहीं कर पाएंगे हैक उसको। अरे सब कुछ हैक होता है। USA जैसी कंट्री में बैलेट से चुनाव होता है, रशिया में बैलेट से चुनाव होता है, सारी दुनिया में बैलेट से चुनाव होता है भारत के अलावा। भारत एक सुपर स्मार्ट एक्सपर्ट है जिसकी कोई चीज हैक नहीं हो सकती है। कमाल की बात करते हैं आप। अरे फ्लाइटें गिर जाती हैं आजकल सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से। आपने देखा होगा ना अभी मैक्स को क्या हुआ था, बोइंग को। तो वो चीज गिर सकती है तो आपकी EVM की क्या औकात? भारत के नेताओं और भारत के इलेक्शन कमिश्नर और भारत की न्याय व्यवस्था और भारत सरकार, भारत देश, भारत की जनता, मैं सबसे पूछ रहा हूं, कौन से अंधेरी दुनिया में रह रहे हैं आप? आप तूफान की हाइट को नहीं समझ रहे। आप सोच रहे हैं शांति से चुनाव हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? तूफान आपके सामने चल रहा है, आपको दिख नहीं सकता। सुनामी आ रही है, आपको दिख नहीं रही। भूचाल आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा। लोकतंत्र की ऐसी की तैसी हो रही है, लोकतंत्र का कॉलम बीम स्ट्रक्चर सब गिराया जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा। आपकी आंखें ही नहीं, आपका दिमाग भी बंद है, आपके दांत और आपकी जबान भी बंद है, आपका सब कुछ बंद है, आप गुलाम के गुलाम हैं। क्या आवश्यकता है EVM से कराने की? कौन सी ऐसी आपत्ति आ गई है कि आप बैलेंस चुनाव नहीं करा सकते? आपको क्या शौक है उससे? इसका मतलब आप भी उस सरकार से मिले हुए हैं जो सरकार दोबारा पावर में आना चाहती है। आप उसके पैदा किए हुए हैं, एक इंसान है, बंदे हैं जिसने आपको बिठाया है इस सीट पे। आपको क्या इंटरेस्ट है EVM में चुनाव कराने में? और मैं न्यायालय से पूछता हूँ, आपको क्या इंटरेस्ट है? एक चीज जो डाउटफुल है, जो शक की उसमें आती है, आप क्यों कराते हैं उससे चुनाव? क्या मिलने वाला है आपको? कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा आपका। और भारत सरकार क्यों इंटरेस्ट रखती है उसमें? क्यों नहीं बाकियों की बात मानती है? एक ऐसा साधन जो डाउट में है, जो शक के घेरे में है, उसे क्यों यूज किया जाए जब तक साबित हो जाता कि फुल प्रूफ है। सब जानते हैं हर चीज मैनिपुलेट होती है। एक्सेल शीट भी आप यूज करेंगे तो उसमें बड़ा मैनिपुलेशन हो जाता है, फार्मूले लिख जाते हैं। तो क्या उस सॉफ्टवेयर में जो छोटा सा चिप्स है उसके अंदर उसको मैनेज नहीं किया जा सकता? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, देश के लोकतंत्र की ऐसी की तैसी करने पे लगे हुए हैं। हम भारत के लोग जो कहते हैं हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा बड़ा लोकतंत्र होता है, सब कुछ झूठ, हर बात पे झूठ। नेताओं की तो बात ही छोड़ो, वो तो सारे ही झूठे हैं। कांग्रेस के नेता हो, BJP के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनका तो धर्म जन्म सिद्ध अधिकार है झूठ बोलने का, सिद्धांत है उनका झूठ बोलने का। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो शायद पावर में आ भी नहीं सकते। वो तो लोकतंत्र को खरीदते हैं, सारे नेता खरीदते हैं, हर कैंडिडेट खरीदता है। पैसे देके चुनाव के टिकट लेते हैं और फिर खर्चा करते हैं, चुनाव में दिखा देते हैं उतना जितना कानून के हिसाब से खर्च सकते हैं, लेकिन कई कई गुना खर्चा होता है। कैश पकड़ा जा रहा है, सबूत इससे ज्यादा और क्या होगा? कहते हैं जी ब्लैक, हाँ तो ब्लैक मनी है, सब जानते हैं।
कांग्रेस के पास भी है, बीजेपी के पास, सबसे ज्यादा तो बीजेपी के पास है। वो उद्योगपति जो उनको पैसा दे रहे हैं डोनेशन में, वो क्या है? वो कौन सा खून पसीने की कमाई का पैसा है? कोई खून पसीने की कमाई बीजेपी या कांग्रेस को देगा? सोचने की बात है। क्यों देगा भाई? मेरे खून पसीने की कमाई मैं क्यों दूंगा आपको? अगर आपको दूंगा देश में तो मिलिट्री को दूंगा, वो अच्छा रहेगा, कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा वो ज्यादा अच्छा होगा। और आप क्यों चाहते हैं करोड़ों और रुपए उनसे? जब वो आपसे देते हैं तो आप क्यों लेते हैं उनसे? आपको क्या आवश्यकता पड़ी है इतने इतने बड़े बड़े ऑफिस बनाने की, इतना खर्चा करने की, इतनी बड़ी गाड़ियों में चुनाव में जाने की, इतने हेलीकॉप्टर हायर करने की? किसके लिए कर रहे हैं आप? देश की जनता को इनकी जरूरत नहीं है। देश की जनता आपके काम देखना चाहती है, आपके हेलीकॉप्टर देखना चाहती है। अरे एक पुलिस वाले ने आपके हेलीकॉप्टर की सर्च कर ली तो आपने तूफान उठा दिया और इलेक्शन कमिश्नर ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। आप किसी को अपना काम भी नहीं करने देंगे। आपके बाप का देश है। कानून क्या कहता है इससे क्या मतलब है? जब किसी का कुछ भी चेक हो सकता है, हेलीकॉप्टर से एक काला पक्ष निकल सकता है प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से, तो क्यों ना चेक किया जाए उसको? ऐसी तैसी में ऐसा नियम कानून, सब कुछ मिला हुआ है, सब चोर है, सब डकैत हैं। ऐसी तैसी हो रही है लोकतंत्र की। मैं तो कहता हूँ आपने लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा जो डिजाइन किया जाए, जो प्लॉट किया जाए, वोट भी प्लॉटिंग की जाए, हैकिंग की जाए। अरे कोई आपको बाहर का आदमी जो अपने देश का था वो बता रहा है कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपको फायदा मिलने वाला है उससे, इसलिए आप नहीं मान रहे हो, ना मानेंगे आप। मत मानिए। अरे एक बार आप खा जाएंगे लूट के देश की जनता के हक को, कितनी बार खाओगे? आप जानते हैं जब जनता भड़क जाती है तो क्या होता है? अरे आपके नेताओं को तो जूता मारा जा रहा है, जहां जाते हैं ना घुसते रहे चोर कहा जा रहा है उनको। आपके ये वीके सिंह जैसे फौजी नेता को इसको चोर कह रहे, इसकी बात नहीं सुन रहे लोग, क्योंकि ये भी गद्दार बन चुका है। आप सारे राजनीति में देश के गद्दार हो। आपको सिर्फ मतलब है तो वोट से, आपको सिर्फ मतलब है तो अपनी सीट से एमपी बनिए, मिनिस्टर बनिए, पीएम बनिए, एम्बेसडर बनिए, और जो जो चेयरमैनशिप में बैठना है बनिए। बस आपको सिर्फ इतना चाहिए। आपको देश की जनता, युवा जो बेरोजगार चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको किसान की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। आपको विदेश घूमना है, हमें दिखाना है हम विश्व के नेता हैं। अरे क्या करोगे दिखा के? किसको दिखा रहे हो? आप बाहर से ले आइए प्राइजेस, कोई नहीं वैल्यू उसकी। आप अपने को बना लीजिए किसी फॉर्ब्स की लिस्ट में और इसकी लिस्ट में, कोई भी पूछता नहीं उसको। जब तक आपकी जनता जो आपकी मास्टर है, जो आपकी एम्प्लॉयर है, जिसने आपको जॉब दिया है, पीएम का, एमपी का, मिनिस्टर का, जब तक उसका काम आप नहीं करोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है। चाहे आपको अमेरिका अच्छा कह दे, आपको कोई और देश अच्छा कह दे, या आपको रशिया अच्छा कह दे, या आपको कोई भी अच्छा कह दे, सऊदी अच्छा कह दे, कहते रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? आप नौकर जनता के हैं, भारत की जनता के, भारत के बच्चे से लेके भारत के बूढ़े तक के आप नेता हैं। आपको ये समझना चाहिए, आप इस देश के महाराजा नहीं हैं, आप इस देश के बाप माँ नहीं हैं, आप इस देश की मालिक नहीं हैं, और आप मालिक बन बैठे हैं, जो मर्जी करेंगे। अरे 90 करोड़ वोटर चाहता नहीं है कि ईवीएम से वोटिंग हो, सिवाय आपके भक्तों के, जो 10-15 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 70 करोड़ लोग चाहते हैं कि वोटिंग बैलेट पेपर से हो, जो होती आई है। लेकिन आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां आप हार जाएंगे। अच्छी तरह से आप जानते हैं जनता आपके साथ नहीं है, लेकिन नहीं, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको दोबारा सीट पे आना है। आप अपने एमपी को दोबारा सीट पे लाना चाहते हैं ताकि आप दोबारा पीएम बन सकें, आप दोबारा अपोजिशन लीडर बन सकें। ऐसा कब तक चलेगा? देश की जनता क्या पागल हो चुकी है? और मैं जनता से भी पूछ रहा हूँ, आपको क्या इंटरेस्ट है मोदी को या राहुल को लाने में? कौन सा इंटरेस्ट उन्होंने आपको सोल्व कर दिया? क्या कहना चाहते हैं आप अपने भविष्य को नहीं देखना चाहते? हालांकि चुनाव चल रहे हैं, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी 5 अभी बाकी हैं, 5 फेज, बहुत कुछ बाकी है अभी आना। जनता सो रही है, जागना चाहिए जनता को। जनता को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही है। भारत का 80 करोड़ 90 करोड़ मतदाता, सॉरी मतदाता नहीं कह रहा, मत अधिकारी,
भारत का वोटर अपने वोट की वैल्यू को क्यों नहीं समझता? वो युवा जो जॉब नहीं ले पा रहा है पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, वो संविधान के बारे में क्यों नहीं जानता? जब भी मैं किसी युवा से पूछता हूँ, भाई आप बताइए किस पद के लिए चुनाव हो रहा है, पढ़ा लिखा युवा कहता है जी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और कहता है कभी एमपी कहता है और कभी पीएम कहता है। कल एक युवती ने कहा जी ये तो एमपी के लिए हो रहा है और पीएम के लिए बाद में होगा। मैंने कब बाद में होगा? अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। तो भाई तुम्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं है इन चीजों में? अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। तो पता करो। मैंने उनसे पूछा आप ये बताइए, आपको अपने परिवार में इंटरेस्ट है, अपने घर के मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है? हाँ, तो आपको देश में क्यों नहीं है इंटरेस्ट? अरे आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, आप अपने देश की पूजा नहीं कर रही जो भगवान से पहले आता है। अगर आज ये देश में आप नहीं रहते तो भगवान की पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप देश में रहते हो तो भगवान से कुछ मांगते हो किस देश से कुछ मिल जाए। लेकिन आप तो जानना नहीं चाहते हो। आप कहते हो मुझे क्या लेना? मैं पूछा उनसे आप ये बताइए, आप जब एमपी आया आपने कभी देखा? मैंने तो नहीं देखा 5 वर्ष में उस एमपी को। मुझसे तो मिलने नहीं आया, इस एरिया में नहीं आया, आपसे मिला उसको भी नहीं पता। तो फिर आप क्यों वोट देंगे उसको? आप क्यों सोचते हैं कि मोदी को दूं या मैं राहुल को दूं या मैं उसको दूं, बीजेपी को दूं या कांग्रेस को दूं? आपने कभी उससे पूछा कि आप हैं कौन? कभी आप पूछेंगे कि आप कौन है भाई साहब? आप वोट मांगने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपके पास कोई सीवी है? एक चपड़ासी की, ऑफिस बॉय की, पीएन की, एलडीसी की, छोटे से ऑफिसर की भी नौकरी लेने के लिए लंबी जोड़ी सीवी दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो भाई आप भी तो बताइए ना, आप कौन से खेत से आए हैं, कौन सी फैक्ट्री से पैदा हुए हैं? आप भी तो अपना बताइए कुछ। क्यों नहीं बताते आप? हम आपको क्यों मान लें? पूछा कभी आपने? आप पढ़े लिखे हो, वो तो बल्कि एमबीए कर रही हैं वो बच्चे, जो युवती से मैं बात करता, बड़ा दुख हुआ जान के। वो इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों में। उनको भगवान की भक्ति में तो इंटरेस्ट है, पर जिस जिस देश ने खाना उनको देना है उसमें इंटरेस्ट उनको नहीं है। अब बताइए, एक 20 साल 25 साल की बच्चा, 25 साल के युवक या युवती अगर ऐसी बात करेगा तो भारत का भविष्य क्या होगा? आप ये खुद सोच लीजिए। भारत का भविष्य अंधकार में जा रहा है या भारत का भविष्य रोज उजाले में जा रहा है? हमें मोदी की बात से कुछ नहीं लेना, हमें राहुल की बात से कुछ नहीं लेना, हमें किसी भी नेता की बात से कुछ नहीं लेना, क्योंकि देश हमारा है, उनका नहीं। खाली हमें इस देश को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा, जनता की इवैल्यूएशन खुद करनी होगी। जनता एक अंध विश्वास में, एक बंद आंखों में चल रही है आगे, समुद्र में गिरेगी अवश्य, लेकिन उससे पहले उन्हें बचाना भी चाहिए। जनता इतनी भोली होती है, सब कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जनता में हर कैटेगरी के लोग होते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ और पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा, काम करने वाले और हरामखोर, मेहनत करने वाले और रिश्वतखोर, झूठ बोलने वाले और सत्यवादी हरिश्चंद्र, हर तरह के लोग जनता में होते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। कुछ लोग ऐसे फैले हुए होते हैं जो हर पार्टी के होते हैं, कांग्रेस के वर्कर भी होते हैं और बीजेपी के वर्कर भी होते हैं, मोदी भक्त भी होते हैं और राहुल भक्त भी होते हैं। तो उसी टाइम कहीं कोई बात कर रहा हो तो एकदम प्रकट हो जाते हैं। जैसे वो कहा जाता है जी प्रकट हो जाइए देवता जी, एकदम प्रकट होते हैं। कोई टेलीविजन वाला आ जाए, कोई टीवी शो यूट्यूब वाला आ जाए, ऐसे प्रकट होते हैं दोनों साइडों से, पता नहीं तूफान आ गया। अरे उनसे बात नहीं करने देते यूट्यूब चैनल वालों से, जो आम जनता से बात करना चाहता है, सामान्य जनता से बात करना चाहता है, गांव तक भी वो पहुंच जाते हैं, फैले हुए, बोलने नहीं देते। अरे जनता से बात करने वो आया है तो उसको बात करने दो, आप क्यों बीच में घुसते हो कि जो मोदी ने कर दिया किसी ने नहीं किया, या राहुल जो कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया? आपको क्या है इंटरेस्ट है उसमें? आप जैसे किसी से बात करना चाहता है या मैं भी बात करना चाहता हूँ, आप अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं आके? आपको क्यों खुंदक आती है कि कौन है कोई पूछने, इनसे सच्चाई को पूछने? आपसे अगर 4% कोई पूछता भी है मोदी के फेवर में, तो आप एक का भी आंसर नहीं दे सकते। मैंने कई बार देखा चैनल्स में, उससे आप 4 बात बताइए जो मोदी ने की हो। आपको तो यही नहीं पता बात कौन सी करेगा वो। आपके पास प्रश्न पास एक ही बात कहते हैं, हाँ हो रहा है, टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, अभी 5 वर्ष ही तो हुए। क्या है ये? बेवकूफ हो आप, बिल्कुल दिमाग आंख सब बंद है आपके। आपको क्या इंटरेस्ट है मोदी के फेवर का या राहुल के फेवर का? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। मुझे अपने देश में इंटरेस्ट है, मेरा भारत मेरा है, मेरा मोदी मेरा है ना, मेरा राहुल है।
ये दोनों मतलब ही हैं, दोनों अपने लिए हैं। मोदी जिस काम के लिए आया था वो नहीं कर पाया, और राहुल जो कह रहा है उसके बारे में बता नहीं रहा है, तो मैं क्यों दोनों को मान लूं? अगर मोदी ने वो काम किया होता जिसके बारे में उसने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, जो बातें करता था हम तो सल्यूट करते, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय बेवकूफ बनाने के। और कांग्रेस का भी यही हाल है, बातें करती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्रोग्राम क्यों नहीं देते? तो चुनाव की ऐसे की तैसे इन दोनों की वजह से हो रही है। कांग्रेस साइलेंट है, बोलते नहीं है, और बीजेपी वाले तोड़े जा रहे हैं, मशीनों को लूटे जा रहे हैं, वोटर को लूटे जा रहे हैं, वोट कहीं डालिए जाता बीजेपी को है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? इसके लिए जिम्मेदार किसके, उत्तरदायी कौन है इसका? चुनाव कमीशन क्या सो रहा है? कुत्ता बिल्ली बन गया है वो सरकार का? और मोदी क्या कर रहा है? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? और राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं? और न्यायालय क्या कर रहा है? ये सब सो रहे हैं। हर तरफ से समाचार आ रहे हैं कि ईवीएम का ये हो गया गड़बड़ी, वो हो गई गड़बड़ी। साहब बात यह है कि ईवीएम के समाचार अगर आ सकते हैं, अगर वो समाचार सही प्रूव होते हैं, जो शायद दे रहा है, शायद सूझा यूएसए से दे रहा है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? इसका मतलब वो वहां से बैठ के अपने आदमी यहाँ लगा के ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ सकता है कि ईवीएम में क्या हो रहा है। आपको समझ नहीं आती ये बात? अगर वो बात सही निकल आती है जो वो दो न्यूज में दे चुका है, 11 अप्रैल की में और कल 18 अप्रैल की में, कि इतनी सीटें इस पार्टी को आगे जा रही हैं और इसकी मैंने इतनी रोक दी हैं, तो आप क्या जवाब है आपके पास? क्या करेंगे आप उस समय जब ये बातें साफ हो जाएंगी 23 मई को? तो क्या आप इलेक्शन कैंसिल कर देंगे? बताइए, आपके पास कोई जवाब है इस बात का? क्योंकि वो भी जो कर रहा है वो अमेरिका में बैठ के कर रहा है, अगर वो भारत में बैठ के कर रहा होता तो आप उसको अरेस्ट कर सकते थे अब तक, लेकिन नहीं, वहां पर अरेस्ट नहीं कर सकते, वहां आपकी सरकार नहीं है, वहां आपकी अप्रोच भी नहीं है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी आप नहीं ले सकते कोर्ट के ऑर्डर के बिना। आप फिर क्या करेंगे? एक आदमी टेक्नोलॉजिस्ट है, टेक्नोक्रेट है, एक्सपर्ट है इस बात का, वो चैलेंज कर चुका है और कर रहा है, करके दिखा रहा है। देखिए, ये मैं लाइव आपको न्यूज दे रहा हूँ, लाइव करके दिखा रहा है। वो बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपने मैनिपुलेटेड ईवी रखी है, प्री प्रोग्राम ईवी रखी, ईवीएम्स रखी है, मशीन रखी है। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? कितना झूठ बोलेगा वो भी? आप कहेंगे जिसका दिमाग खराब है, सनकी है, कह सकते हैं, आप कह दीजिए। क्यों करेगा उसको? आप सोचिए, उसे क्या इंटरेस्ट है? आप उसको पैसे मिलने वाले हैं आपकी तरफ से या पब्लिक की तरफ से? क्या उसको इंटरेस्ट है इस बात में? मेरे को तो नहीं लगता उसे कोई इंटरेस्ट है, या उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है या उसको मिनिस्टर बनना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो वहां का नागरिक है, वो तो बन भी नहीं सकता। तो आप सरकार, आप चुनाव आयोग और हमारे देश की ग्रेट जनता जो अंधविश्वास में जाके वोट करती है, वो सब क्या कर रहे हैं? क्या मतलब रह जाता है आपके वोट का? अगर आप वोट डालने जाते हैं, आपका वोट जाए किसी और पार्टी को, आप दें किसी को, तो उस वोट का मतलब क्या रह जाता है? आप जाके टाइम भी खराब करते हैं, आप खुश भी होते हैं कि चलो हमने ड्यूटी पूरी की, तो उन चीजों का क्या मतलब कुछ है? कोई लॉजिक है, कोई जस्टिफिकेशन है कि आपका वोट सही जगह गया? सरकार तो चाहेगी दोबारा पावर में आना, कहते हैं झूठ बोल के, सच बोल के, चोरी करके, डकैती करके, वो एक आता ना साम दाम दंड भेद, वो सब करेंगे। वो भारत के नेता हैं, वो पार्टी कांग्रेस के भी हैं, पार्टी बीजेपी के भी हैं, मुझे तो लगता है सब मिले हुए हैं, पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। पब्लिक बेचारी है, उल्लू बने जा रही है। क्या कर सकता है एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक, मेरे जैसा नागरिक जिसे कोई औकात नहीं? तो खाली मैं भी बोल ही सकता हूँ, उससे ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी क्या करूं? सच्चाई तो है ही नहीं। कहते हैं कि लोकतंत्र को मार दिया गया गोली से, लोकतंत्र को लूट लिया गया, लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से निकाल दिए गए, जो कि वोट बीजेपी के अगेंस्ट जा सकते थे, डॉक्टर मोदी के अगेंस्ट जा सकते थे, उनके नाम निकाल दिए गए। क्या फायदा फिर ऐसे चुनाव का? कुछ लोग तो यही सोच के वोट नहीं देते कि हमारा वोट तो जहां देंगे वहां जाएगा नहीं, क्यों दें? और नोटा पे भी देने के बाद नोटा से भी अगर वहीं चला गया तो क्या करेंगे हम? बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है, बहुत बड़ा चुनाव का इश्यू है ये। देश क्या वाकई वास्तव में लोकतंत्र कर रहा है? क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है या हमारे नेता सुरक्षित हैं? सवाल उठता है कि मैं इनको नेता क्यों मानूं? मैं मोदी को, राहुल को, मायावती को, या जो भी अपने को दावा करने वाले हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इनको क्यों माने? हमारे ये कौन लगते हैं? यही बात उठती है। लेकिन लोग कहते हैं ये मजबूरी है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा किसको बिठाएं? अरे तो इनमें भी ऐसा क्या है कि इनको बिठाएं?
जब ये प्रधानमंत्री बने थे 2014 में आए थे अपनी पार्टी से जीत के, तो इनमें ऐसा क्या था कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? एक झूठ फैलाया गया था कि इन्होंने वहां पे बहुत विकास किया है गुजरात में। झूठ था वो। गुजरात तो पहले से विकसित है, बहुत पैसे वाली स्टेट थी और राज्य के टाइम से विकसित है। तो इन्होंने क्या ऐसा खास कर दिया था? कहा किसी के बारे में आप बोले जाइए बार 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 बार, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, ये है वो है। आप किसी की तारीफ किए जाइए, बेशक गधे की भी तारीफ की जाए ना, लोग उस गधे को भी वैसे मानने लगेंगे। फिर उन्होंने एक भ्रम क्या फैलाया कांग्रेस के अपोजिट। मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है और ना बीजेपी से लेना देना है, लेकिन इन्होंने जो बदनामी की थी उस समय कांग्रेस की 2G में, कोल घोटाले में, इसमें उसमें, इन्होंने इतना शोर मचाया, इतना रीइटरेशन किया उस बात का कि लोगों को लगने लगा झूठ भी सच। और वो 5 साल में कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। जिनको जेल कांग्रेस ने भेजा था, जमानत पे थे, जेल भी गए, राजा जैसे लोग, वो भी बिल्कुल बरी आ गए, वापस आ गए। एक कोर्ट कहता था कि हम क्या करें, हमारे पास सबूत नहीं है भाई, हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बैठ के न्यायालय में, छुट्टी के दिन भी, अरे भाई कोई आ जाए, सरकारी आदमी आ जाए, कोई और आ जाए, सबूत दे जाए कि हम देख तो लें कि हेरा फेरी कहाँ हुई है। अरे तुम एक कोर्ट नहीं सबमिट कर सकते, सॉरी, एक सबूत नहीं सबमिट कर सकते कोर्ट में, और तुम कह रहे हो आप चोर हैं। अरे वो तो चलो मान लिया चोर थे, आप क्या थे? अब आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? जो आपने कहा जी आपने चोरी की थी, चोरी तो साबित नहीं हुई। वो जरूर केस खत्म हो गया, वो वहां से छूट गए और आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या होगा फिर उसका? तो अगर आप सिर्फ शक्ति लेने के लिए, पावर में आने के लिए किसी को खराब कहते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। एक बार आप झूठ बोल देंगे, 2 बार झूठ बोल देंगे, बार बार चांस नहीं मिलता। 2014 में भी आपने हेराफेरी कराई होगी, साफ है। कांग्रेस ने भी 3 स्टेट जीती, उसमें हेराफेरी कराई होगी। आपने इतनी सारी स्टेट्स जीती, आपने भी हेराफेरी कराई होगी। तो सभी लंगूर हो, सभी केले वाले के केले उठा के भाग रहे हैं बंदर, क्या करे कोई? सभी जानवर बने हुए हैं गाय भैंस की तरह, जो है कि सब्जी वाले के ऊपर खींच के भाग जाती है सब्जी। आप भी वही बने हुए हैं। आप ना सच कांग्रेस है ना सच वो हरिश्चंद्र तो कोई है नहीं, राम भी नहीं है, कोई कृष्ण भी नहीं है। आप वोट को लूट रहे हैं, आप पब्लिक के पैसे को लूट रहे हैं, आप टैक्स को लूट रहे हैं, आप बैंक से पैसे लेके अमीरों को दे रहे हैं जो देश से भाग रहे हैं। सब कुछ आप कर रहे हैं। आप एक काम बता, आप तो फौज के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अफसोस की बात तो यह होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी फौज के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो मर गए वो मेरी वजह से मर गए, वो नहीं वो बात मान रहे। तो क्या फायदा इन बातों का? आप तो मर्डर आप वोटर्स का कर रहे हैं, मर्डर आप वोट्स का कर रहे हैं, वोटर के हक का कर रहे हैं। आज ऐसी हालत है कि वोटर के हाथ में कुछ नहीं रहा। पहले एक वोट होता था तो वो शक यकीन होता था, भाई हाँ मैं वोट दे के आया हूँ, बीजेपी को दे के आया हूँ, कांग्रेस को दिखा क्योंकि मेरा वोट सही जगह गया है, जहां भी मैंने दिया है, या इंडिपेंडेंट को दिया है, या जिसको भी दिया जो मेरा मन चाहता था, जो मेरा माइंड चाहता था, मैं दे के आया। लेकिन आज सारा वोट करने वाला व्यक्ति वोट दे रहा है, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि उसका वोट वहां जा रहा है। ऐसा माहौल पैदा हो चुका है इस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में। दुख होता है कि फिर वो आदमी वोट क्यों देगा? आप देखिए कल 65% हुआ, कहीं 8, इसका मतलब वोट कम हो रहा है। 80% होना चाहिए था। लोकतंत्र है ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें 40-50 की वैल्यू नहीं होती है। इसमें सबको देना चाहिए, देश का सवाल है। ये किसी राज्य का या किसी म्यूनिसपैलिटी का वोट नहीं है, ये भारत के भविष्य का सवाल है, 5 साल का भविष्य और आगे का भविष्य, क्योंकि 5 साल में क्या होता है कौन जानता है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। वोट लुट रहा है, वोटर लुट रहा है, लोकतंत्र लुट रहा है, लोकतंत्र का मृत्यु हो रही है, मर रहा है, मारा जा रहा है। चुनाव आयोग चमचा पतीला कढ़ाई सब बन गया है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री को कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय अपनी सीट बचाने के, सिवाय अपने एमपी को पावर में लाने के। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता को क्या फायदा हो। एक सिलेंडर दे देंगे काम हो जाएगा, 500 रुपया महीना हम किसान को दे देंगे काम हो जाएगा, 2-3 आदमी को जबरदस्ती इंग्लैंड से लेके आ जाएंगे, यूएई से लेके आ जाएंगे, किसी भी तरह से काम हो जाएगा। अगर इन्हीं बातों से आपको वोट चाहिए तो आपसे जैसा नीच कोई नहीं है। किसी ने कहा था कि आप नीच, उसने सच कहा था, वो मद्रासी था, उसको बोलना नहीं आया था क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम थी। यही बात उसने पाकिस्तान में गलत बोलती थी, उसको बोलना नहीं आया था। उसने कहा था जी आप हटाएंगे उनको, उसका मतलब वो नहीं एक्सप्रेस कर सका। हम हिंदी भाषा यूज करते हैं। अगर हम कोई हमसे एक प्रश्न पूछता है ये कैसे होगा, ये आप करेंगे, वहां आपका मतलब आपको मालूम है क्या होता है? आपको सब मालूम है।
अगर हम किसी कहते हैं आप करेंगे, आपके दो मतलब होते हैं। एक मतलब जो सामने खड़ा है उसको कह रही है आप करेंगे, एक होता है जी अपने आप करेंगे। अगर मैं बात तो ठीक है अपने आप देख लेंगे यार, वो हम कहते हैं ना। अगर कोई बात आ जाती है, जैसे मुझसे कोई पूछे कि ऐसा वो क्या सर, वो आप देखेंगे आप करेंगे, ऐसे आंसर देते हैं। उसका क्या मतलब होता है? उसका अगर ये आप मतलब देके बैठ जाए कि ये आप करेंगे, वो गलत है। वो बेचारा तमिलनाडु वाला था, उसको समझ नहीं आई कि इसको एक्सप्रेशन कैसे करे, और जैसे ही उसकी मूल्य थी उन्होंने ले लिया। उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे देश के लोग आप करेंगे। वो पूरा नहीं बोल पाया था, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था, लेकिन हम समझते हैं पॉलिटिक्स है, राजनीति सब चलता है। बदनाम कर दो उसको एक बार बस। जैसे बदनाम कर दिया गया था मनमोहन सिंह को, कुछ लोगों को, ये वो पाकिस्तान के लोगों से मिलने गए। अरे तो क्या हो गया? क्या पाकिस्तान से लोगों से मिलना गैर कानूनी है? मेरे भी बहुत से लोग पाकिस्तान, तब मैं अरब में काम करता था, और बहुत से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अरब के लोग, दूसरे लोग, वेस्ट के लोग, सब आप काम करते हैं साथ मिलकर, तो जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। मेरे को तो पाकिस्तानी जबरदस्ती एयरपोर्ट में छोड़े आते थे कि नहीं जी हम छोड़ के जाएंगे, आपको कंपनी के टाइम की जरूरत नहीं है। तो क्या गलत है इसमें? इंसान है, सब वर्ल्ड के पॉपुलेशन है हम, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपस में। या पाकिस्तानी से बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? आप कौन होते हैं रोकने वाले हमें? अगर हमने कोई क्राइम किया है तो सबूत देके अंदर करो। आपको अधिकार किसने दिया कि आप मुझसे या पाकिस्तान की बात करते हो? आप देश के गद्दार हैं। आपको किया क्या? कौन सा संविधान में लिखा है ऐसा? बताइए आप। कहीं नहीं लिखा है ऐसा। आप होने आपको ये, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो थप्पड़ दूंगा आपको खींच के, आप कितनी भी पोस्ट पे बैठे हो। आप कौन होते हैं कहने वाले? क्या हक है आपको? आपको भारत का हक दिया है बस। मैं किससे मिलता हूँ, क्या करता हूँ, जब तक की बात देश के खिलाफ ना हो सबूत, तब तक आप मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो आप कौन होते कहने वाले? क्या औकात है आपकी? किसने दी आपको ये औकात? आप मेरी आत्मा पे राय नहीं कर सकते, आप मेरे मन पे राय नहीं कर सकते। आप उतना ही मेरे से पूछ सकते हैं जितना संविधान हक देता है आपको, इससे ज्यादा आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, आपसे ऊपर हूँ। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ एक मंत्री हैं, एक एमपी हैं, इससे ऊपर आप नहीं हैं। आप भारत नहीं हैं, आप एक पोस्ट पे हैं, जबकि मैं भारत का नागरिक हूं। आप नागरिक की जगह नागरिक हैं, मेरी जगह नहीं। आप वोट लूट सकते हैं, आप बैलेट हटा सकते हैं, पर आप सच्चाई नहीं मिटा सकते। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। 2014 में आपने धोखा दिया, अभी भी आप धोखा दे रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको देश के ऊपर विश्वास नहीं है। आप जानते हैं कि आपने जो कहा था वो नहीं किया, आपने झूठ पे झूठ बोला, पर आपने किया कुछ नहीं। आप भी जानते थे कि एक बार पावर में आ तो जाओ, फिर देखा जाएगा। होता है ना यार, एक बार ले लो फिर देखेंगे क्या होना है। लेकिन ये देश है, भारत है, 130 करोड़ की यहाँ आबादी है, देख नहीं सकते आप। काम तो करना ही पड़ेगा। हम कभी जाकर किसी कंपनी में काम करते हैं, बाहर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेके जाते हैं, तो मुफ्त में पैसे नहीं मिलते। काम करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, धूप में भी, बरसात में भी, आंधी में भी काम करके पैसे मिलते हैं, और कई बार वो भी नहीं मिलते, मर जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपको मुफ्त में मिल जाए? एहसान किया आपने, प्रधानमंत्री बन के, मिनिस्टर बन के हमारे ऊपर, या एमपी बन के, सब पैसे लेते हैं आप, मुफ्त में नहीं काम कर रहे। आप चार्जेस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, मकान दिया हुआ है आपको, गाड़ियां दी आपको, सिक्योरिटी दिया आपको, खाना दिया आपको, सब कुछ दिया। 28 रुपए की थाली खाते हो, पब्लिक को नहीं मिलती। एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर। पैसे लेते तो काम भी करना पड़ेगा। आपने क्यों कहा था हम ये करेंगे आपके लिए? आपको किसने सर फोड़ा था आपका? ऐसा लिख के दो, आप खुद ही लिखा था ना आपने, और फिर लिख के दे रहे हो आप। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए। तो काम कौन करेगा भाई? आपकी सैलरी नहीं ली गया इतने साल, आपने फैसिलिटीज नहीं किया, आप इतने बाहर घूम के आए, खर्चे नहीं हुए, क्या दिया आपने हमको? बस बातें। ये फौज के नाम पे वोट दे दो, एयर स्ट्राइक के नाम पे वोट दे दो, पुलवामा के नाम पे वोट दे दो। शर्म आनी चाहिए आपको। देश की सुरक्षा के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। देश की सुरक्षा पहले नहीं थी क्या? बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान नहीं तोड़ा था इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने मैसेज भेजा था पाकिस्तान को कि आइए हमारे देश के दरवाजे पे खड़े होइए, मैं आपको मारूंगी। ये कहा था उसने? वो क्या वहां फौज को नहीं भेजा था उसने मारने के लिए? आप कहते हैं हमने घर में घुस के मारा। क्या मारा आपने घर में? किसको मारा आपने? कोई सबूत नहीं दिया आपने। न्यूज आ रही है सारी दुनिया से कि कोई नहीं मरा, बिल्डिंग वैसी की वैसी है, फिर आप कहते हैं देशद्रोह की बात। क्या देशद्रोह है इसमें? अगर एक बम चलता है, बिल्डिंग वहीं खड़ी हो, कुछ ना हुआ, तो क्या खाएंगे आप? कौन सी साइंस, कौन सा विज्ञान, कौन सी टेक्नोलॉजी कहती है कि आप मार के आए हैं? कहते रहिए, आप कौन बात करता है सिवाय आपके भक्तों की, चैनल के, आपके टीवी चैनल जो चमचे हैं आपके,
आपके भक्त जो चमचे हैं आपके, सिर्फ वही ऐसी गंवारों वाली बातें करते हैं। साइंटिफिक बात कीजिए, टेम्परामेंट की बात कीजिए, फालतू की बकवास ना कीजिए। खाली वोट मांगने के लिए आप कुछ भी झूठ बोल देंगे। अरे आप जाने वाले हैं तो कुछ तो अपनी इज्जत रख के जाइए। अगर आप हैकिंग करा सकते हैं तो आपके ऊपर भी कोई आके आपको हैक कर सकता है। आप ये क्यों नहीं सोचते? और हो रहा है आज की तारीख में। आप डुबाए जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, और होगा भी पता आपको। क्या करेंगे आप? अरे आप अब भी चाहें, अगर अब भी 2 फेज हो चुके हैं, कैंसिल कर दो सिलेक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेट के लिए 2-3 महीने का टाइम दे दो, कि इलेक्शन कैंसिल करा दो, राष्ट्रपति जी को बोल दो, साफ हो गया ये। हार जाइए, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ने वाला है? आप जीत के भी क्या कर लिया आपने? कौन सा आप देश बदल देंगे 5 साल में? आप तो खुद ही कहते हैं 5 साल में कुछ नहीं हो सकता। आपके भक्त भी कहते हैं, सब कहते हैं कि हम 50 साल चाहिए। तो ठीक है, 50 साल लेके आइए ना, किसने रोका आपको? आप साफ होके आइए, पार्लियामेंट में बिल लाइए, ये सरकार की उम्र जो होगी 50 साल होगी, और पास करा लीजिए बिल। राज्यसभा भी पास कर देगी, प्रधानमंत्री तो आप हैं ही, और राष्ट्रपति भी पास कर देगा। 50 साल राज कीजिए। चाइना में भी तो कुछ चल रहा है ना, और भी दूसरी कंट्रीज में कुछ हो रहा है ऐसे ही, थाईलैंड में भी हो रहा है कुछ ऐसे ही। आप भी बन जाइए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 50 साल के लिए, लेकिन तरीके से। किसने रोका आपको? शक्ति है आप में, ताकत है, गट्स है, हिम्मत है इस बात के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। या बस 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के भाषण देने हैं, उल्लू बनाना है, पसीना पोंछना है मुंह का, पानी का गिलास पीना है, और शोर मचाना है, और पूछते रहना भक्तों से ठीक है कि नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किधर है 2 करोड़ नौकरी, जवाब दीजिए। 1 साल की 10 करोड़ नौकरी कहाँ है? सरकारी नौकरी क्यों नहीं भर्ती की आपने? क्या चाय बेचने के लिए आपको दिया था वोट? गंदे नाला जानते, गंदे नाले से कौन से गैस आती है, मालूम है आपको? बेकार की बात है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा अपने गिरा दी। एक छोटे से छोटा आदमी भी समझता है इस बात को। क्या होता है इन चीजों से? आप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि शिक्षा की चिंता ना करो, मार्क्स की चिंता ना करो, कोई चिंता ना करो। अरे आप खुद अपनी बताइए पहले, आपने कितनी चिंता की, कितने सीरियस है आप? मैं कहता हूँ हमारा देश सीरियस नहीं है, सच में कहता हूँ हमारा देश सीरियस नहीं है। हम गंभीर नहीं है किसी भी काम के लिए, हम पंक्चुअल नहीं है, हम सीरियस नहीं है, हम रेगुलर नहीं है, हम कमिटेड नहीं है। हम खाली बातें करने वाला देश है, बात करते रहो बस। चाइना का कहते हैं, चाइना को बाइकआउट करो और सारा सामान चाइना से आ रहा है। आपकी मूर्ति चाइना वालों ने बनाई, आप चाइना वालों को सब कुछ करते हैं। ये फिर बेकार की बात है, क्यों इलॉजिकल बात किस लिए? आप पब्लिक को खाली बातें बेचते हैं, वायदे बेचते हैं। आप पब्लिक को मार्केटिंग इस तरह से करते हैं, देना कुछ ना पड़े, हर चीज अनाउंस कर देते हैं। हर चीज अनाउंस किया आपने 5 साल में, किया कुछ नहीं। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, आपने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाई है, सारी फैसिलिटी खराब कर दी है। हम हाउस टैक्स भी देते हैं, फिर भी सफाई वाला अलग से पैसे देने पड़ते हैं। सारे में प्लास्टिक पड़ा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। पहले आया भी करते थे सफाई कर्मचारी, वो भी आना बंद कर दिए, क्योंकि अब हमें अपने आप कूड़ा उठवाना है। तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है? अगर हमें हाउस टैक्स भी देना है, हमें सफाई के लिए पैसे खुद देने हैं, सब कुछ करना है, तो सरकार की आवश्यकता क्या है, म्यूनिसिपैलिटी की आवश्यकता क्या है, और एमएलए की क्या आवश्यकता है? बताइए। हद हो गई है। किसी से अगर पूछते हैं भाई आप इस वोट में क्या सोचेंगे वोट के लिए, तो कोई जवाब नहीं। कोई कहता है जी नाली मेरी ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरी गली ठीक नहीं है, कुछ नहीं कराया। लोगों को तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि संसद का काम क्या होता है, एमपी का काम क्या होता है। और एमपी को भी नहीं पता। कितने एमपी से पूछ लीजिए आप। आपके साक्षी महाराज ने किसी ने पूछा था एक बार, जीएसटी से जब लगी थी, तो बताइए जीएसटी में कौन सा कवर होता है टैक्स? अभी इनकम टैक्स कवर होता है, इनकम टैक्स जीएसटी में कवर होता है। ऐसे उल्लू अगर एमपी बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो देश का बेड़ा गर्क तो होगा ही। जिस आदमी को ये नहीं पता कि एमपी का कार्य क्षेत्र क्या है, एमपी को क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या करेगा जाके लोकसभा में? पर आपको तो अपने स्टैंप चाहिए वहां पे। आपको लोकसभा में एमपी नहीं चाहिए साहब, आपको एक ही एमपी चाहिए, वो स्वयं आप हैं। आप एक ही मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री सारे हैं। और यही चीज दूसरी पार्टी वाला सोचता है। कांग्रेस भी यही सोचती है, उसे भी सिर्फ एमपी चाहिए जीतने के लिए, बाकी अकेला वो खुद है। क्योंकि चुनाव जीतने से पहले ही सब प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो चुके हैं। आप तो हैं ही डॉक्टर मोदी, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री। आप जीत के आए या ना जीत के आए, पहले डिक्लेयर्ड है। वही हाल कांग्रेस वालों के साथ है, वो जीते या ना जीते, पहले से राहुल जी डिक्लेयर्ड है, उधर से मायावती डिक्लेयर्ड है, उधर से ममता बनर्जी डिक्लेयर्ड है, सब डिक्लेयर्ड हैं। आप जीते या ना जीते,
मोदी साहब आप तो घोटाला कह देते हैं, महाघोटाला है, तो आप कौन से अच्छे हैं जरा बताइए। आपने ऐसा क्या किया है कि आप बहुत दूध के धुले हैं, अमृत धारा हैं, आप गंगा के पुत्र हैं, आप ऐसा कौन सा सबूत दिया आपने आज तक। और वो जो राहुल बातें करता है उसने भी कोई सबूत नहीं दिया। कितनी बार मैंने दोनों को लेके पूछा भाई आप क्राइटेरिया बताइए कि किस तरह का एमपी आप, एमपी का कैंडिडेट चुनाव करते हैं आप पार्टी के अंदर। आप अपने हिसाब से जिसका मन आता है उसको टिकट दे देते हैं, क्योंकि वो आपको पैसा देता है, बोली लगती है पैसों की, भाई कितने करोड़ में दोगे, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जो ज्यादा पैसे देगा आप उसको टिकट दे देंगे, और उसके बाद 10 गुना वो खर्चेगा चुनाव में, तब वो जीत के एमपी आएगा। तो भाई जो 20, 25, 30, 50 करोड़ खर्च के आएगा तो मेरे किस काम का है, वो मेरा काम क्यों करेगा, वो क्या बेवकूफ है, उसका दिमाग नहीं है क्या। वो जब पैसा खर्च के आया, चाहे वो नंबर 2 का पैसा हो, वो तो उसको डबल, तिगुन, 4 गुना, 5 गुना करके जाएगा। वही तो हो रहा है। आज जिस नागरिक को अपने एरिया के एमपी का नाम तक नहीं पता, उसकी शक्ल नहीं देखी फोटो के अलावा, वो कहता है मैं तो जानता भी नहीं, कोई आया भी नहीं, पूछा भी नहीं, तो उसका वो किस काम का, फिर वो वोट क्यों दे, किसको दे। वोट का पर्पज सिर्फ इतना होता है, एक बार जाइए 5 साल में उसको वोट लगा के वापस आ जाइए, फिर 5 साल इंतजार कीजिए कि दूसरा कोई आदमी आएगा काम करने और उसको हम वोट देंगे। याद है आपको एक आंधी पिक्चर आई थी, उसमें यही दिखाया था इंदिरा गांधी के बारे में, आ गए हैं 5 साल का हिसाब देने। अरे आप 5 साल का हिसाब तो दे दो भाई। आधे तो आपने हटा दिए पिछले वाले भी, हमको देंगे नहीं, वो कहते हैं टिकट कट गया जी उनका। अरे टिकट तो कट गया, आदमी तो नहीं कट गया। आदमी को तो लाओ तो ना किया गया है। कोई आके बता रहा है पार्टी के लोग, जो पिछले भी हमने ये काम किया, किसी ने लिस्ट बांटी है एरिया के अंदर कि मैंने पिछले 5 साल में ये काम किया है लोकसभा में और आपके क्षेत्र में, अब मुझे आप दोबारा चुनिए, या मेरे दूसरी पार्टी जो आदमी दूसरा है उसको चुनिए। कोई आज तक कहीं पे ऐसी सर्कुलेशन हुई है जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि मैंने इस क्षेत्र के लिए इतना पैसा यहाँ लगाया और पार्लियामेंट में इस क्षेत्र के लिए ये प्रश्न रेज किए, ऐसे ऐसे काम मैंने वहां पे किए जिससे कि इस क्षेत्र को इतना फायदा हुआ, देश को इतना फायदा हुआ, वो कोई बता रहा है। और डॉक्टर मोदी साहब आपने क्या बताया, आप अपना बताइए। एक पीएम की हैसियत से आपने देश को क्या बताया तो कि देश में आपने क्या किया। आपका जो मैनिफेस्टो मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा रिकॉर्ड किया है फेसबुक के ऊपर, एक एक चीज पढ़ी है उसमें, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसमें से आपने कुछ नहीं किया। आपके डॉक्टर जोशी जिन्होंने वो डिजाइन किया था, और आपके दोनों के नाम है, कहाँ है वो डॉक्टर जोशी। डॉक्टर मोदी तो हैं, वो तो बातें नहीं कर रहे उसकी। ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, बहुत ब्लैक बॉक्सेस आपके हेलीकॉप्टर में जाते हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर जोशी कहाँ है, हमें उनसे प्रश्न करना है, भाई आपके साइन है इसमें, आप बताइए। उन्होंने कहा था जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, बन चुके वो। अब जवाब तो दीजिए भाई, 5 साल में आपने किया क्या है। मैं कहीं इंजीनियर भी काम करने जाता हूँ किसी भी कंपनी में, कहीं भी दुनिया के अंदर, या मेरे और साथी या डॉक्टर इंजीनियर जो भी जाते हैं, सीए और दूसरे स्टाफ के लोग, उनसे काम लिया जाता है, उनसे परफॉर्मेंस मांगी जाती है। 1-1 साल 2-2 साल के एग्रीमेंट होते हैं। आपको तो हमने 5 साल का संवैधानिक एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो बताना तो पड़ेगा आपको। आप तो बताना नहीं चाहते, बस कहते हैं जी दे दो मुझे वोट दे दो, एयर स्ट्राइक के नाम पे दे दो, फुलवामा के नाम पे दे दो, बस इस नाम पे वोट दे दो आपको। मेरे को सऊदी ने इनाम दिया उसके नाम पे दे दो, मेरे को रशिया ने इनाम दिया उसके नाम पे दे दो, मेरे को जापान ने इनाम दिया उसके नाम पे दे दो। ये सब क्या है। आपको इनाम दिया, ठीक है, मुबारक हो आपको, हम क्या करें उस नाम का। इनाम से तो वोट नहीं मिल जाएगा आपको, इनाम तो खरीदे जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, एक इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडली सोसाइटी है, फ्रेंडशिप सोसाइटी है दिल्ली में। उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी थी, भी आप हम आपको देना चाहते हैं, कैसे कैसे सीवी भेज दीजिए। मैंने सीवी भेज दी उनको, तो उन्होंने मेरे को डिक्लेयर कर दिया आपको भारत ज्योति अवार्ड देंगे। ठीक है जी, दीजिए। उन्होंने कहा जी आप 8,000 रुपये भेज दीजिए। किस बात के भेज दूं भाई। नहीं वो यहाँ फंक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, इस करके उन्होंने कहा। मैंने कहा एक पैसा नहीं था, भाड़ में जाता, पैसे देके इनाम जाता है क्या। आप भी उनको बिजली देते होंगे, आप नहीं देते होंगे तो अपने उद्योगपतियों से दिलवाते होंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट देते होंगे आप। उनका क्या जा रहा है, उनकी जेब से ना तो रशिया वाले पुतिन की जेब से जा रहा है, ना किसी और की, सऊदी वाले किंग सलमान की जेब से कुछ जा रहा है, किसी की जेब से कुछ नहीं जा रहा। किसको शो कर रहे हैं इनाम। फ्रॉड है सब ये। आज की तारीख में इनाम की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जिंदगी भर इंजीनियरिंग में काम किया है, बहुत कुछ किया है, दिन में रात में सब कुछ करके, मेरे को तो कोई इनाम नहीं मिला। मतलब मैं गंवार हूँ, बेकार हूँ। जिसे कोई इनाम नहीं मिला वो व्यस्त वर्थलेस है, जिसको इनाम मिला वो देश का नाम कर दिया। अरे आपसे ज्यादा देश के नाम किए हैं लोगों ने, आपकी लेबर ने देश के नाम किए हैं। आपने क्या किए हैं, आपकी लेबर ने, आपके पढ़े लिखे युवा ने, युवती ने, इंजीनियर ने, डॉक्टर ने, दूसरों ने जो दिन रात जाके बाहर काम करते हैं हर देश में, उन्होंने किए हैं देश के नाम। भारत नाम उन लोगों ने चमकाया है। आप तो खाली शोशागिरी करते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं। और यही बात सबके लिए लागू होती है, दूसरों के लिए भी, दूसरी पार्टीज के लिए भी। कोई नहीं कुछ कर रहा।
हमारा ये पहले था चौहान मध्य प्रदेश का, कहता था हमारी सड़कें यूएस से ज्यादा अच्छी हैं, कहा था ना उन्होंने। ऐसे लोग हैं, ऐसे अनपढ़ गंवार जो दिमाग से बात नहीं करते, वह बोल दो, जो फेंकना है फेंक दो, उठा लेंगे लोग। पढ़े लिखों का देश है अब ये, अनपढ़ों का नहीं रह गया है। था किसी जमाने में अनपढ़ का, जब इंदिरा गांधी बोलते थे इंदिरा गांधी आई है नई रोशनी लाई है, वो नहीं है अब। आप बोलते रहिए नया भारत या पुराना भारत नहीं रहा, भारत तो वही है जो पहले था। भारत तो जो बन रहा है बन रहा है, वो तो बनता रहेगा, आप रहे या ना रहे, राहुल रहे या ना रहे, कोई रहे ना रहे, भारत चलेगा ऐसे ही। भारत तो भविष्य वाला है, भारत ऐसे ही नहीं है। अपनी सोचिए, अपने बारे में सोचिए। उल्लू कब तक बनाओगे मेरे जैसे आदमी को? मैं आपका क्रिटिसिज्म करूंगा क्योंकि मुझे अधिकार है, मैंने आपको वोट दिया था। हद है पूरा पूछने का मुझे, क्यों ना पूछूं? और मेरे जैसे और भी लोग हैं, 90 करोड़ लोग जिनको अधिकार है, उनकी मर्जी पूछे ना पूछे, हक बनता है। आपको पैसा दिया है, 5 साल आपने सेवा ली है हम लोगों की, हमारा पैसा टैक्स के रूप में लिया है, हमारे देश की फैसिलिटी आपने ली है, पीएम हाउस में आप रहते हैं, और खर्चे आपने किए, किसके लिए किए? हमारे लिए किए ना। तो रिजल्ट बताइए ना, खाली कहने से तो नहीं होता है ना, लंबे लंबे भाषणों से तो कुछ नहीं होता है। आपको देख के लोग आपसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकते, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री साहब में आपकी एक इज्जत है, सम्मान है, अच्छी बात है। प्रेस वाले आपसे नहीं पूछ सकते, आप जवाब नहीं देना चाहते। याद है आपको एक बार आपने एक जर्नलिस्ट की टीम को बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो आ गए थे शुरू शुरू में, आपको भी ध्यान होगा, बहुत सारे लोग आ गए थे, खुश थे यार पीएम साहब से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जब वो आए तो आपने क्या गेम खेला, याद है आपको? आप इतने तेज हैं डाइवर्शन करना, आपको इतना अच्छा आता है, आपके प्रवक्ताओं को इतना अच्छा तरह आता है कि आपने सेल्फी में लगा दिया सबको। एक को सेल्फी में लेना है, वो खुश हो गया, और दूसरा भी आया, तीसरा हुआ। ये कि 2 घंटे तक सेल्फी चलती रही वहां पे, और कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। क्या बात है साहब, कितने स्मार्ट हैं आप। मतलब अगर किसी को जवाब ना देना हो तो उसको किसी और काम में लगा दो, वही हो जाए। अब वो सेल्फी ले रहे हैं आपके साथ, हारेगा, और हिस्ट्री है भाई उनके लिए। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ सेल्फी ली है, ये तो रिकॉर्ड हो गया उस जर्नलिस्ट का। सब लग गए लाइन में। हाँ, क्या बात है, ऐसे गट्स हैं आप में, हम मानते हैं गट्सफुल हैं आप, लेकिन कंस्ट्रक्टिव गट्स नहीं है आपके। सेल्फ रिलेटेड, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ डेस्टाइन गट्स हैं आपके पास। मतलब आपकी इमेज बननी चाहिए, बाकी सब चाहे बेअदब हो जाए। आप जाके कुछ भी कहीं बोल देते हैं, हर जगह जाते हैं बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, होती है गलती, सबसे होती है, हमसे भी होती है। हम आपकी गलती को गलती कह ही नहीं रहे, आप प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बिजी रहते हैं, सब कुछ होता है, आप देश के लिए काम करें, अच्छी बात है, आपकी इंटेंशन अच्छी हो सकती है। लेकिन क्योंकि आप स्वयं सब कुछ करना चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है आपके अंदर डेलीगेटरी पावर नहीं है, आपके अंदर कमांड नहीं है लोगों को क्वेश्चन करने की, आंसर देने की। आप चाहते हैं जैसा आप सोचते हैं वही हो, जबकि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं तो पब्लिक से बात करने के लिए बात करने निकला था। मुझे प्रधानमंत्री की बुराई करना, उनकी अच्छाई करने के लिए मेरा आज की इस बात का वो मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो दूसरे दूसरे सब को छोड़ के इस बात करूँ कि चुनाव चल रहा है और हमें इसको संभालना चाहिए। मैं युवाओं से, युवतियों से, उन बूढ़ों से, उन जवानों से, उन देश के किसानों से कह रहा हूँ, अब भी संभल जाओ, बर्बादी से रोक लो इस चुनाव को। नहीं तो एक बार लोकतंत्र का नुकसान कर दिया तो उसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। लोकतंत्र गया तो लोकतंत्र गया, मतलब लोग गए, आपका देश की स्वतंत्रता गई उन नेताओं के हाथ में जो दूसरों के हाथ में खेलते हैं, जो पैसे के हाथ में खेलते हैं। अमित शाह तो कह ही चुका है 50 साल तक हमारा राज रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा। ईवीएम आपको राज कराएगी, आपकी वैष्णो माता है ईवीएम, आपकी काली माता है ईवीएम, यही गया। देश के नागरिकों, इन 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 लुटेरों से जो आपके वोट को लूट रहे हैं, मैं तो पैसे की बात ही नहीं कर रहा, वोट आपके पैसे से बढ़ के है, क्योंकि ये 130 करोड़ लोगों का भविष्य बनाने या बिगाड़ने जा रहा है। अभी तक जो हुआ उसको भूल जाओ, 2 फेज चले गए, कोई बात नहीं, गए, साफ है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है, उसको रोकना तो चाहिए। अब पुलिस तो एक्शन लेगी नहीं, इलेक्शन कमिश्नर भी एक्शन लेगा नहीं, ये नेता तो एक्शन लेंगे नहीं क्योंकि सारे मिले हुए हैं। तो भाई जनता मर गई, बस जनता मर गई, मैं तो ये कहूँगा, वोट मर गया, लोकतंत्र मर गया। लोकतंत्र की अर्थी हम सब मिलकर उठाएंगे और जाके उसको खत्म कर देंगे। अगर इसी के लिए वोट देना है तो आपको मुबारक हो ऐसा भारत, आपको मुबारक हो ऐसा लोकतंत्र, ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा सिस्टम। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो इसके लिए बोलूंगा, इसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कर रहे हैं।
कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा माइंड नहीं मानता, मेरा खून नहीं मानता। मेरा खून खोलता है जब मैं देखता हूँ कि देश की ऐसी की तैसी की जा रही है। आप लोगों का खून नहीं खोलता? क्या आप पानी पीते हैं खून की जगह? आपके अंदर खून नहीं है? आप खाना नहीं खाते? आपके मन सोए हुए हैं? आप अनपढ़ गंवार जाहिल हैं? आपको सोच नहीं है देश की? आप जानते नहीं भारत कैसे चल रहा है? आपको सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है। खाओ पियो मस्त रहो, जॉब हो तो ठीक है, नहीं तो रोते रहो। आप कुछ लेना देना नहीं किसी से। आप बस उस भारत में रह जाते हैं जहां मस्त रहें, बस अपनी लाइफ सेफ होनी चाहिए, बाकी सब खत्म। क्या है ये? मतलब इतना ही इतने सेल्फिशनेस, इतनी ज्यादा। मतलब मैं सही रहूं बस, मुझे तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अरे युवा तो आग होते हैं, आग। चाहिए देखिए मिस्र में क्या हुआ था, उठा के फेंक देती गवर्नमेंट। अभी देख लीजिए दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, अल्जीरिया में क्या हो रहा है, और दूसरे दूसरे में क्या हुआ है, देखिए जाके। सऊदी जैसी कंट्री भी चेंज हो रही है, उनको भी तफना पड़ रहा है। बूढ़े नहीं चाहते वहां के चेंज हो, लेकिन चेंज चल रहा है। लड़कियां वहां से भी भाग रही हैं, जो परेशान हो गई हैं उन लोगों से। उस सोसाइटी से, दमनकारी सोसाइटी है, जो बात नहीं करने देती, बोलने नहीं देती लोगों को, वो भी छोड़ छोड़ के वहां से भाग रही हैं लड़कियां, जवान जवान लड़कियां। सऊदीया से अचंभा होता है सुन के। हमारा देश तो बहुत आगे है, पढ़ाई में, लिखाई में, फैशन में, बदमाशी में, लुच्चा लफंगी में, पैसे हेरा फेरी में, रिश्वत में, लोकतंत्र में। हम तो बहुत आगे रही हैं। फिर किस बात का डर है भाई? हम तो तैयार रहते हैं जीने मरने के लिए। यहाँ तो धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं लोगों को, ऐसे देश में, ऐसा हालात, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। और सत्ता में रह के क्या कर लेंगे आप 5 साल और? आप तो 50 साल रहना चाहते हैं, तो 50 साल के लिए आप एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम तो 50 साल में रहेंगे, हटा के दिखा दी कोई हमको। जनता, मूर्ख ना बनो। शोर मचाना सो कांग्रेस वालों, और तुम सुन लो, गधे मत बनो। बड़ी बोलते हो हम कांग्रेस है, हम देश को चलाया है। क्या चलाया है तुमने देश को? ऐसा तुम्हारे सामने ईवीएम हैक हो रही है, प्री प्लान मशीन लगाई जा रही है, जानबूझ के खराब किया जा रहा है ताकि दूसरी मशीन ला सके। ये ईवीएम जो कहते हैं ना खराब हो गई है, दिखाने के लिए होता है सब। कोई खराब नहीं होती, खराब की जाती है ताकि उसकी जगह दूसरी मशीनें आए, और वो दूसरी मशीनें फटाफट ऐसी लाई जाती हैं जो ऑलरेडी फिल हो। तो खाली दिखाने के लिए बटन दबाए जाते हैं, उसमें ऑलरेडी होता है कि इतने वोट उसको गए, इतने उसको गए। इतना बेवकूफ ना बनो, सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, बहुत कुछ होता है इसमें। जब एक्सेल शीट में हम फॉर्मुलाइज कर सकते हैं बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, तो ये तो कुछ नहीं है। हवाई जहाज पे सॉफ्टवेयर गलत लग सकता है, कैलकुलेशन में गलत हो जाते हैं। तो ये तो छोटी सी मशीन में खाली वोट दबा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। 2 ही 3 फंक्शन है, वोट डालिए, वोट काउंट कर देगा, क्लासीफाई कर देगा कौन सी पार्टी क्या कैंडिडेट कौन सा, इतना ही तो है। तो क्या हैक नहीं हो सकती वो? सोचने की बात है। आप एक मेंटल सोचिए, मेंटली सोचिए, मैच्योरिटी से सोचिए, एनालिसिस करके सोचिए कि ईवीएम इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि जो इतना सिक्योर्ड है, इतना एनक्रिप्टेड है? नहीं है। झूठ बोलते हैं सब। मैन्युफैक्चरर भी झूठ बोलता है, चुनाव आयोग भी झूठ बोलता है, सरकार भी झूठ बोलती है, सब झूठ बोलते हैं। इसी सरकार के आदमी नरसिम्हा ने बुक लिखी हुई है कि हैक ऐसे होती है। इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ये दिखाने के लिए कि हैक कैसे होती है। और एक आदमी लाइव न्यूज दे रहा है, और वो न्यूज अगर सच हो जाती है तो आप क्या करेंगे? पूरे विश्व को क्या जवाब देंगे कि आप देखते रहे और आदमी मरता रहा, आप देखते रहे और लोकतंत्र का खून होता रहा? क्या है आप? उन 130 करोड़ की जनता के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और हम देख रहे हैं, सो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इतने परसेंट वोटिंग हो गई, इतने परसेंट ये हो गया। लूट मची है, इनविजिबल लूट। ये बैंक लूट नहीं है, ये परमानेंट लूट है, ये वापस नहीं आ सकती। जनता बेवकूफ है, लोग लाइन में लगी है पोलिंग स्टेशन पे, खुश होकर जाते हैं कि हम वोट दे गए, और वोट दे के वापस आ गए। उधर एग्जिट पोल वाले पहुंच जाते होंगे, लेकिन सच तो खत्म। सच खत्म हो गया, अंध हो गया, अंधेर मची है, लूट मची है, धूल मची है, तूफान आया हुआ है अंदर ही अंदर। दिख नहीं रहा है, आंखों में धूल जा रही है, नाक में धूल जा रही है, हम सांस लिए जा रहे हैं ऐसे माहौल में, ऐसे पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन हम जानते हैं, लेकिन एक ऐसा मन का पोल्यूशन है, ऐसा तन का पोल्यूशन है, ऐसे माइंड का पोल्यूशन है, देश के लोकतंत्र को खत्म करने का पोल्यूशन है, देश को लूटने का पोल्यूशन है। क्योंकि यही लूट से जो सत्ता में आएगा, वही आगे इसको मल्टीप्लाई करके लूट करेगा।
वो चाहे कांग्रेस रहे, चाहे वो बीजेपी रहे, या कोई थर्ड फ्रंट रहे, या जो भी रहे, सब लूटने की तैयारी में है। पहले वोट को लूटो और फिर पब्लिक को लूटो और फिर ऐश करके भाग जाओ। क्यों? कहां भाग के जाओगे? ऊपर तो मिलोगे, वहां आपकी पिटाई होगी, फिर क्या करोगे? यहीं से कर जाओ। मैं तो कहूंगा अभी समय है, बंद कर दो उस चुनाव को और डिक्लेयर कर दो कि चुनाव कुछ समय बाद होंगे और बैलेट पेपर से होंगे। सारा आप साफ हो जाओगे। जिसको जीतना होगा जीत जाएगा, जिसको हारना होगा हार जाएगा। क्या है, चुनाव ही तो है। ज्यादा से ज्यादा आप सरकार में आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। आपके एमपी बन जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद, अरे जनता के लिए काम तो बिना एमपी बने भी किया जा सकता है, बिना मिनिस्टर बने भी किया जा सकता है। आपके अंदर विल होनी चाहिए। आपके मिनिस्टर जो बैठे हैं पिछले 5 साल से, 70-60 मिनिस्टर, क्या कर लिया इन्होंने अब तक? आप किसी का बता सकते हैं कि कौन से मिनिस्टर ने क्या अचीव कर लिया? सिवाय बातों के, सिवाय आपकी चमचागिरी के, सिवाय आपकी हाँ में मिलाने के, सिवाय सिवाय आपके सामने चुप रहने के, कुछ किसी ने किया? आपकी एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती ईरानी झूठ बोल के डिग्री है मेरे पास, अब कह रही है मैं नहीं हूं, मैं स्कूल ग्रेजुएट हूं। और आप स्वयं, आपके डिग्री का पता नहीं है। आपके मिनिस्टर जो एक डॉक्टर है, वो पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में थे, उनको वहां से हटा के आपने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में डाल दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन सा लॉजिक है इसमें भाई? एक डॉक्टर क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट जो एक मेडिकल मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को अच्छी तरह चला सकता था, क्योंकि वो आपको वहां पसंद नहीं था, आपको कोई और वहां पसंद था, आपने उसको वहां से हटा के इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में डाल दिया, जिसकी वो एबीसीडी नहीं जानता, वो इंजीनियर नहीं है। तो क्या लॉजिक है इस बात में? आप कहेंगे कि मेरा प्रोगेटिव है। आपका प्रोगेटिव है, लेकिन प्रोगेटिव का मतलब अंधी पावर नहीं होता, आर्बिट्ररी पावर नहीं होता। आपको भी एक बात को जस्टिफिकेशन करके लेना पड़ता है। देश में आर्बिट्ररी नाम की कोई चीज नहीं है। कोर्ट भी कोई फैसला अपनी ताकत से नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय भी अपनी ताकत से उसको भी जवाब देना होता है जजमेंट के अंदर ही, कि मैंने ये फैसला इसलिए लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। उसको बोलते हैं स्पीकिंग जजमेंट। अगर आज की तारीख में स्पीकिंग जजमेंट नहीं होते तो जजमेंट वैल्यूलेस होता है। इसी तरह से आपका किया गया कोई भी फैसला अगर वो स्पीकिंग नहीं है तो वैल्यूलेस है। बेशक आप कहते रहिए कि देश की सुरक्षा के लिए है। देश की सुरक्षा कोई छुपी चीज नहीं होती। देश की सुरक्षा की कुछ चीजें छुपी हो सकती है, सारी नहीं। क्योंकि देश की सुरक्षा की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स छुपी हुई नहीं है, उनके ऑफिसर छुपे हुए नहीं है, उनके पास क्या क्या है वो छुपा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप 26 जनवरी को नहीं निकालते उनकी परेड। क्यों दिखाते हैं आप फिर कि हमारे पास ये है? अरे कुछ चीजें छुपी होती हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन कॉमन चीजें होती हैं। तो आप भी हर काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भी लिमिटेशन है, लेकिन आप कर रहे हैं। इसीलिए ये चुनाव एक बहुत बड़ा इश्यू है। पिछला तो चला गया, हो गया, सरकार खत्म होने वाली है, आप भी जाने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप दोबारा पीएम नहीं बनने वाले हैं, एमपीए वापस नहीं आने वाले हैं, दूसरे ही आएंगे। यदि मैं सोच रहा हूं उल्टा हो जाता है, यदि आपकी हैकिंग सक्सेसफुल हो जाती है, अभी तक तो नहीं हुई है जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो न्यूज दी है उसने, उस आदमी ने जो यस में बैठा है, वो गलत है सही है मुझे नहीं पता। इन रिलेशन टू दैट मैं बता रहा हूं आपको कि अभी तक आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपका कारनामा उस एक्सपर्ट ने रुका है किसी हद तक। अगर वो सच बोल रहा है तो आप देश के गद्दार हैं, आप चुनाव के गद्दार हैं, आप लोकतंत्र के गद्दार हैं, आप देश की जनता का खून कर रहे हैं लोकतंत्र का, अगर आपने ये किया है। क्यों चाहते हैं आप ये सब हो? और वो आदमी जो देश के बाहर है, वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, वो भी गैर कानूनी कर रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं लाइव दे रहा हूँ इस न्यूज को। इसका मतलब 1 महीने बाद पता लग ही जाएगा उसने सच कहा या गलत कहा। फिर क्या करेंगे आप अगर वो सच है? और आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। चुनाव आयोग को उससे भी ज्यादा पता होना चाहिए कि वो सरकार के ऊपर है, चुनाव पर्पस के लिए सरकार के नीचे वो नहीं है। लेकिन वो सरकार के खिलाफ फैसले लेने में हिचकिचाता है, नहीं लेता है, क्योंकि वो आपका पिद्दा है, आपका अपॉइंट किया हुआ एक मोहरा है। आप उसके ऊपर हैं, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली वो आपके ऊपर है। इसलिए क्या कहने का फायदा है? आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं साहब और अपोजिशन वालों, आप खुद सोचो।
आप सत्ता में नहीं आ पाओगे कांग्रेस वालों, क्योंकि कुछ और चल रही है कहानी। जो आपसे लड़ना चाहिए था, ये आपका काम था, राहुल गांधी का काम था, ये कपिल सिब्बल का काम था, ये और लोगों चिदम्बरम का काम था, ये सोनिया का काम था लड़ना। नहीं लड़ रहे, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत कर देते हो। अरे शिकायत करने से किसके सामने शिकायत? प्रेस वालों के सामने। उनकी औकात क्या है? जो बोल नहीं सकते खिलाफ सरकार के, उनकी औकात क्या है? आप देश की जनता के लिए नहीं लड़ रहे। बीजेपी वाले तो छोड़ो उनकी बात, वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो मोदी मोदी कर रहे हैं कि हमें मोदी के नाम। आपके कैंडिडेट जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब मोदी के नाम पे वोट दे दो। क्यों भाई? आप आ रहे हो इलेक्शन में, आप अपना नाम लेके आ रहे हो, फिर मोदी के नाम पे। अगर हमें मोदी के नाम पे देना है तो आपके क्यों दें? मोदी को देंगे। एक बात है ना, मोदी के नाम पे मैं आपको वोट दे दूं तो नाम तो आपका नहीं हुआ ना। फिर मेरा तो कौन रिप्रेजेंटेटिव? बताइए मुझे कौन रिप्रेजेंट करेगा? कल को मुझे समस्या आती है, मुझे एमपी से सहायता चाहिए किसी भी विषय पे, तो मैं क्या मोदी या राहुल के पास जाता रहूंगा, उनको ढूंढता रहूंगा? वो तो बैठा हुआ जापान में, किसी और कंट्री में, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको? उसके पीएम में जाके बैठूंगा, वेट करूंगा वहां जाके। ये चुनाव एमपी का चुनाव है, सांसद का चुनाव है। मुझे एक व्यक्ति ऐसा चाहिए लोकसभा के अंदर जो मुझे सुन सके, जो मुझे मेरी प्रॉब्लम का हल करने में सहायता कर सके। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ। मैं उस व्यक्ति की तलाश में नहीं हूँ जो कहे जी मोदी मोदी राहुल राहुल। एक ही भजन है उसका, मोदी मोदी राहुल राहुल। मुझे उस भजन से कुछ लेना देना नहीं है, आप गाइए उस भजन को। मुझे अपने से लेना देना है, अपने भारत देश से लेना देना है। मुझे चाहिए एक ऐसा सांसद लोकसभा का जो सरकार की टांग खींच सके, सरकार की आंख खींच सके, सरकार की नाक खींच सके। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सरकार से प्रश्न कर सके, चाहे उसका जवाब फिर प्राइम मिनिस्टर दे, उसका जवाब कोई मिनिस्टर दे, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ताकतवर एमपी चाहिए, सांसद चाहिए जिसमें हिम्मत हो, जो मेरे लिए काम करे, मेरे क्षेत्र के लिए काम करे, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, जिसे पता हो कि उसकी ड्यूटी क्या है संवैधानिक के हिसाब से। उसे पता हो कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं जिसके बारे में डिबेट की जाती है, जिसके बारे में नियम बनाए जाते हैं, जिसके बारे में सत्ता काम करती है। उसे पता होना चाहिए कि देश की जनता की क्या प्रॉब्लम है। उसे पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए। कौन सा काम एमपी का होता है, कौन सा काम एमएलए का होता है, कौन सा काम काउंसलर का होता है, कौन सा काम पंचायत का होता है। उसको ये पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए संविधान क्या हक देता है पब्लिक को। उसे पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का जॉब क्या है। उसे सब पता होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा ऐसे आदमी का। हम एक पीएन से भी उम्मीद करते हैं कि उसकी ड्यूटी उसको पता होनी चाहिए, किलर से भी उम्मीद करते हैं, सेक्शन ऑफिसर से भी करते हैं, आईएएस से भी करते हैं। सबकी ड्यूटीज फिक्स है पोस्ट के हिसाब से। तो आपके पास एक पोस्ट है, पब्लिक को हक क्या पूछने का आपसे? टैक्स देते हैं, फ्री काम नहीं करते आप। आपको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, एसपीजी दी जाती है, कारें, जितनी कार लेके आप चलते हैं किस लिए चलते हैं? स्टेटस के लिए चलते हैं, और आपको जरूरत नहीं है। आपको जनता ने चुना है, आपको जनता से क्या डर? आप एक बताइए बात, एक सांसद है, एमपी है, उसे किसने चुना है? क्या उसे कनाडा वाले ने चुना है आके, या पाकिस्तान वाले ने चुना है, या उसको इंग्लैंड वाले ने चुना है? किसने चुना है उसको? उसको देश के आम नागरिक ने चुना है। फिर उसे किससे डर है? बताइए मुझे। अगर मुझे संसद बनाया किसी ने, तो मेरे देश की जनता ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने बनाया, तो मुझे उनसे क्या डर है भाई? अगर मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो ऐसे आता हूँ कि बॉम्ब चल जाएगा, सिक्योरिटी चेक ही चेक, ठीक है सारे बैठे हैं मान लेते हैं, लेकिन उसको हर वक्त किस लिए सिक्योरिटी चाहिए? कौन मारेगा आपको? इतना डर, इतना डर, हद है। अरे आप जाके देखिए दूसरे देशों में कौन करता है इतना सिक्योरिटी। कभी गल्फ में जाके देखिए, कभी फ्रांस में जाके देखिए, कभी दूसरी छोटी मोटी कंट्री में जाके देखिए, लिबिया में जाके देखते हैं आप पहले, कौन करता है इतनी सिक्योरिटी? मतलब आपको जिसने बनाया, जिसने आपको सपोर्ट दी, जिसने आपको वोट दिया, आपको विश्वास दिया, उसे ही से डर? तो आप जनता नहीं है क्या? एमपी बन के आप जनता से हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? आपको मिलने के लिए परमिशन चाहिए पब्लिक को, आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर क्या फायदा आपका सेवक बनने का? फिर क्यों कहते हैं प्रधान सेवक हूं? आप तो प्रधान सेवक बन ही नहीं सकते। सेवा तो आप नहीं कर सकते। आप बातें बहुत करते हैं, आप भक्त बैठा देते हैं अपनी स्पीच में, बोली हाँ हाँ बोलते रहे, ताली बजाते रही। इन बातें ये पुरानी चीजें हैं, ये गई। आज चाहिए हमको रिजल्ट। 5 साल में रिजल्ट तो पूछे जाएंगे। कांग्रेस से भी पूछते थे लोग, और पूछ भी रहे हैं, और जहां बीजेपी है वहां बीजेपी से पूछ रहे हैं। वो हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों ना पूछें हम? एहसान तो आपने नहीं किया हमारे ऊपर। हमने आपको प्यार दिया, विश्वास दिया,
ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ दिया, वोट दिया, टैक्स दिया, देश की पावर दी, पार्लियामेंट की पावर दी, गवर्नमेंट की पावर दी, तो क्या पूछे भी नहीं आपसे? आपको फिर वोट दे दें क्योंकि वोट देना है हमको किसी को भी। लोग कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक मोदी है, एक वो तो बेकार है, पप्पू है, इन्हीं को दे दो। ठीक है, वो पप्पू है, हमें क्या लेना? आप बहुत स्मार्ट है, हमें क्या लेना? हमें तो रिजल्ट से मतलब है। आज हालात ये हैं कि जनता अनक्लियर है, जनता कंफ्यूज्ड है। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, ऐसी बातें करता है, लिखता है नेट के ऊपर, ये करता है, वो करता है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। अब मेरा क्या जा रहा है, लिखते रहो भाई। आप ना संस्कार बता रहे हो कि आपने, माता पिता ने आपको क्या सिखाया। छोटे छोटे व्यक्ति, बच्चे जो 20 30 40 साल 35 साल तक के होंगे, बुढ़ा सठिया गया है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जहाँ मर जा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कहते रहो भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है? मरने के दिन तुमने मरना है, आप भी नहीं रोक सकते। और बुढ़ा हूं तो आप भी होंगे, सब होते हैं, एज का सवाल है। लेकिन बोलने से तो मुझे नहीं रोक सकते आप, और फेसबुक पे या कहीं भी लिखने से भी आप नहीं रोक सकते। चिल्लाते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मेरा एड्रेस देख के मेरी कुटाई कर दोगे, इससे तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन फिर भी मेरा बोलना नहीं रोक सकते आप। मैं बोलूंगा, वो मेरा हक है, मेरा देश है, मेरा भारत है। मैं नेता नहीं हूं, मैं मानता हूँ। मैं बन भी नहीं सकता, फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एमपी बन जाऊँ इतना खर्चा करके। मेरे पास पैसा इतना नहीं है कि मैं करोड़ रुपए खर्च दूंगा टिकट लेने के लिए, और फिर ना तो मेरे पास टिकट के लिए पैसा है, ना और खर्चे के लिए चुनाव में पैसा है। इसलिए ये सोचना कि मैं एमपी बन जाऊंगा या मैं कुछ बन जाऊंगा, ये भूल जाओ। मैं किसी ना पार्टी का हूँ, ना मैं पार्टी में होना चाहता हूँ। मैं जनता का हूँ, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जनता को, अपने आप को, अपने देश को, बिना किसी सर्टिफिकेट के। मेरा हक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जनता के लिए काम करना कोई रोक नहीं सकता। देश के लिए काम करने के लिए कोई एमपी बनने की आवश्यकता नहीं है, और कोई पीएम बनने की आवश्यकता नहीं है, और कोई नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। जो देश के लिए काम करना चाहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता इस देश के अंदर किसी को देश के लिए काम करने से। इसलिए मेरा हक बनता है पब्लिक की तरफ से, पब्लिक का भी हक बनता है देश की तरफ से, आपसे प्रश्न करे। और प्रश्न आज की तारीख में सबसे बड़ा है कि ईवीएम से चुनाव क्यों, बैलेट पेपर से क्यों नहीं? क्या बेनिफिट, फायदा मिल रहा है देश की जनता को कि ईवीएम से चुनाव किया जा रहा है? बैलेट पेपर से क्या नुकसान हो जाएगा? इन दोनों का प्रश्न का उत्तर चाहिए प्रधानमंत्री जी से, इलेक्शन कमीशन से, राष्ट्रपति जी से, कांग्रेस वालों से। और दूसरी पार्टियों, बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे इलेक्शन को? क्यों नहीं बाइकआउट किया? वो या तो खुद चोर हैं, खुद मिले हुए हैं, उन्होंने खुद जीती हैं स्टेट्स, और इन्होंने जीती हैं स्टेट्स अपने सब चुनाव में हेराफेरी करके। या क्या प्रश्न है कि जब जनता जिस चीज में वोट नहीं देना चाहती, एक गांव का व्यक्ति कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है ईवीएम पे कि मैं जाकर वोट दे के आऊंगा कि वहीं गया है कि नहीं गया है, बैलेट पेपर में कम से कम पता तो लग जाता है कहाँ पर हमने मोहर लगाई है। चाहे वो गलत लग जाते तो पता लग जाता है गलत लगी है, सही लगाई तो मालूम पड़ जाता सही लगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईवीएम में तो पता ही नहीं लगता कि वोट गया कहाँ है। एक बेचारा सीधे साधे आदमी तो देख भी नहीं पाएगा, वो 7 सेकंड का टाइम जो वीवीपैट का होता है उसमें वो देख भी नहीं सकेगा, बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे। तो भाई वोट तो हम दे आए, बटन हम दबाए आए, खुश भी हो गए, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमारा वोट सही जगह गया है, ऐसी जगह नहीं गया है, गलत जगह गया है। तो इस बात के लिए मैं बात कर रहा हूँ। साजिद सुजा ने जो 2 दिन लाइव न्यूज दी है, उस बात से अगर वो सच है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता वो सही है गलत है, हो सकता है वो आदमी पागल हो, मान लेते हैं, चलो पागल ही सही, सनकी ही सही, लेकिन कुछ तो होगा जो बता रहा है कि वहां पर वो लीड कर रहा है, वहां वो हार रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां इतने परसेंट पोलिंग हो गई है, वहां इतना हुई है, वहां पर वो डिफीट कर रहे हैं, मैंने उनको रोक दिया है, मैंने ये कर दिया। जब वो कह चुका, उसने कहा है कि 11 तारीख के इलेक्शन में 14/91 बीजेपी है, और कल के में उन्होंने 19/97 कहा है। ये गलत है सही है, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। वो वक्त बताएगा कौन सा गलत है। सवाल इस बात का है, वो सब अगर ये बता पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। कोई इतना पागल भी नहीं होता है जितना हम सोच लेते हैं, कुछ तो सही होगा। मतलब ये है कि अगर वो वोटिंग सिस्टम को पंच कर रहा है, हैक कर रहा है, वहां तक पहुंच पा रहा है, तो भाई फिर तो ये फ्रॉड है, फिर तो ये फॉल्टी मशीन्स हैं, फिर तो ये पेनिट्रेबल है। क्या फायदा फिर इसका? अगर एक आदमी अमेरिका से बैठ के अपने कुछ आदमी यहाँ रख के आपकी मशीनों को रीड कर रहा है, उनके रिजल्ट बता रहा है, मैं तो सल्यूट करता हूँ अगर उन्हें सही है तो। इतना ब्रिलियंट आप क्यों समझ नहीं रहे? इलेक्शन कमीशन एक गधा है क्या?
आप क्यों नहीं समझते इस चीज को कि कुछ है? आप क्यों जिद पे बैठे हैं कि हम यही सही करेंगे? हो सकता है इस बार बीजेपी का पत्ता साफ कर दे वो। फिर क्या करेंगे आप? अभी तो आप पावर में हैं, आप अपने बेनिफिट किसी भी तरह से इन चीजों को मोल्ड कर सकते थे। बैलेट पेपर से आप कुछ तो ले सकते थे। हो सकता है आप 30 40 50 पे सिमट के रह जाएं, जो तक कि अब लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि आज की तारीख में बीजेपी 15% भी क्रॉस कर पाएगी। अगर यही हालत रहा तो आप और कांग्रेस का दोनों का एक ही, कांग्रेस तो शायद कुछ भी ना ले पाए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के और बीजेपी के वोट अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा भी लगता है मुझे, वो बता नहीं रहा है, क्योंकि जिस पार्टी की तरफ से वो कर रहा है हो सकता है वो जीत जाए। क्या करेंगे फिर आप लड़ाई करेंगे या फिर वैसे जीत गए? अगर जो पार्टी जिसने जिस पार्टी की तरफ से वो काम कर रहा है, वो पार्टी के कैंडिडेट जो खड़े किए गए हैं और जिनको शायद कोई वोट भी नहीं दे रहा होगा, अगर वो कैंडिडेट कुछ जीत जाते हैं मान लीजिए, प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? कांग्रेस को जीतते हम मान लेते, बीजेपी जीतते हम मान लेते, मायावती की पार्टी जीतती हम सब मान लेते। लेकिन अगर एक ऐसी पार्टी जिसने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिसने कभी कोई चुनाव नहीं जीता, अगर वो लोग जीत के आ जाते हैं, तो बताइए इन नेताओं के पास क्या उत्तर है और चुनाव आयोग के पास क्या उत्तर है? मैं कहता हूँ 5 भी अगर वो जीत के आ जाते हैं, क्या उत्तर है? आम आदमी पार्टी भी कन्विंसिंग की थी, पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, सब कुछ किया था, तब जीत के आई थी कुछ सीटें लोकसभा की। इनकी जीत पे आप क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन उठता है। इसका मतलब टोटल वर्क जो आप कर रहे हैं ईवीएम का, फ्रॉड है, एक मैनिपुलेशन है, उल्लू बनाया जा रहा है पब्लिक को लोकतंत्र के नाम पे, और हम बन रहे हैं। देश की जनता जैसे आजादी के टाइम पे नहीं जागी थी, जब तक गांधी नहीं आया था, सो रही थी, आज भी सो रही है। वोटों को गिना चुना अपने हिसाब से जा रहा है, अपने हिसाब से कास्ट किया जा रहा है। फिर क्या फायदा ऐसी एक्सरसाइज का, ऐसे लोकतंत्र का, ऐसे मैनेजमेंट का, ऐसी सरकार का, ऐसे इलेक्शन कमीशन का, ऐसे न्याय व्यवस्था का, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का, ऐसे राजनीतिक दलों का, ऐसे इन गुंडे बदमाश नेताओं का, जो अपने फायदे के लिए आपका खून भी कर सकते हैं, आपके वोट का भी खून कर सकते हैं, आपके देश के लोकतंत्र का भी खून कर सकते हैं। वो कर रहे हैं, कर रहे हैं। वो एजम्पशन है, वक्त बता देगा सच है कि झूठ है। तो ऐसी बीमारी जो आने वाली है, जो हमको बीमार किया जा रहा है, उसको रोकते क्यों नहीं? मैं कहता हूँ झूठ है, मान लिया सब झूठ है, पर आप रोकते क्यों नहीं? प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते? क्या ऐसी आवश्यकता है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम ईवीएम से ही चुनाव करेंगे? ऐसा क्या हो गया है? क्या पहले बैलेट से चुनाव नहीं हुए थे? क्या दूसरे देशों में नहीं हो रहे हैं? अगर बैलेट से चुनाव करा लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री साहब से है, राष्ट्रपति साहब से है, कोर्ट से है, चुनाव कमीशन से है और देश की जनता से है। क्या प्रॉब्लम है? यदि ठीक है, हम कहते हैं हम नहीं एडवांस्ड, हम बैलगाड़ी में चलना पसंद करेंगे, हमें पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, हम बैलगाड़ी में जाना पसंद करेंगे, कोई बात। प्रधान साहब ने बैलगाड़ी, हाँ जी कोई बात नहीं, बैलगाड़ी बोले आपको तकलीफ? अगर आपको बैलगाड़ी में नहीं बैठना, पैदल चलिए, कौन रोक रहा है आपको? जाइए पैदल, किसने रोका आपको? हम तो बैलगाड़ी में जाएंगे। सच के लिए बैलगाड़ी में भी बैठेंगे, और झूठ के लिए हम आपकी फ्लाइट में नहीं बैठेंगे। हमें बैलगाड़ी पसंद है, ओल्ड इज गोल्ड। हमें झूठ पसंद नहीं, हमें फ्रॉड पसंद नहीं, हमें चीटिंग पसंद नहीं, हमें गप्पे पसंद नहीं, हमें आई वॉश पसंद नहीं, हमें पेंट पसंद नहीं। हम साफ सुथरा देखना चाहते हैं, भारत के एक नागरिक होने की वजह से। मैं हिंदी बहुत बोल चुका, मुझे लगता है ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों को समझना चाहिए, अभी भी वक्त है। सारी पार्टियों को कह रहा हूँ, सारी जनता को कह रहा हूँ, मेरे को सुनो ना सुनो आपकी मतलब मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं अपना देश के नागरिक की एक हैसियत से अपना काम कर रहा हूँ, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। मानना नहीं मानना आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं, देश आपका है, आप वोटर हैं, आप कुछ भी करिए, बुरा कहिए भला कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। I am a citizen of this country. My name is Suraj Singh. I am just interested to talk to you, to interact with you regarding elections which are being conducted in 2019 in the national Lok Sabha MPs. This election is very extraordinary election in this 2019, because it will change the future of this country. Bharat, for last 5 years we have been being managed by certain party, the BJP under Dr. Modi, who is the Prime Minister of this country, is calling him Pradhan Sevak. But what is happening is Election Commission is under him, and Election Commission is working as if it is personal servant of Prime Minister, and it is proven, it is approved. In fact,
What is happening is because of this election commissioner. He's not taking care of election. He's not genuinely. He was asked many times by all political parties, including Congress and all others, that conducts election by non-use of EMEA, by using ballots. But he did not agree with that. Even he wanted evidence for everything. Now, what is happening? Evidence has come. People, one man, his name is Saji Shahid Suji. He is located in the US. He's an expert on hacking of EVMs and others. He has reported from US on both days of election so far, both phases of election on 11th of April and yesterday, 18th of April. He has given live news that what's going on everywhere in every state actions are being conducted. He explained everything. If it is false or if true, I am not sure, but he has claimed this is happening. He has claimed that he has tried to control these things. He has tried to control BJP advancement, and he has told there were so many machines in so many areas which were replaced, and pre-designed machines, pre-programmed machines were placed in there. If that situation is true, it's a big mark of question. It's a big question mark, black question mark. Why are we accepting all this if it is true? It is true or it's not true, time will tell. 23rd May will tell. But in case it is proven true, what solution we have? Do we have some solution? Is Dr. Modi having some solution? Is Election Commission having some solution? Or our courts have some solution? The sparrow has flown. Election is over on 23rd May. But errors are caused. If these errors are caused, it's proven correct and right into spread. Shall you cancel this election? Shall Election Commission have power to cancel this election? Shall court cancel this whole election of Lok Sabha? Then why to be in dark? Why not use electricity? Why not use LED on our mind to understand and analyze what's happening? We're not doing that. Why? Am I fool being citizen of this country? Are you fool being citizen of this country? Why are we sleeping? We are just going for vote for sake of vote only. We are just going to vote for anybody who asks us to vote. That man is a crook one or not crook one. If election is being abused by certain political party, by certain government, by certain election commissioner, by certain one, by anyone, by whosoever, but ultimate loss goes to voter. If I go to polling station to vote, I vote certain party and I'm happy I'm voting, but I don't know where to vote has gone. I am voting someone is going to someone else. This is happening. When there is many cases of malfunctioning of EVM, why is happened? Okay, if it's one case, two cases, hundreds of machines have been changed, replaced. Why? If these machines are so expert devices, so expert functioning equipments, why errors have come to so many numbers? You know what is Sigma? We know ISO 9001. What is Sigma? It accepts one error in millions, but you're accepting hundreds of errors in thousands. Why is this? We don't think our minds have bushes, have bhusa in mind. Why don't we understand being people of this country? Because a great country is a democratic country. Is this democracy? Can we define such procedural democracy? If I vote to this, it goes to someone else. Is this democracy? Why I am interested in electronic voting machine? Why government is interested in election commission, interested in this when it can be replaced by ballots? All countries involved are mostly they are using ballots. They are not using EVMs. Those who manufacture EVMs, they are not using because they know. Even BJP Rao, Narasimha Rao, he himself wrote a book, authored a book, in which he claimed that EVM is hackable. If it is hackable, why you know? We all know electronic equipments can be hacked. Computers can be hacked, systems can be hacked, and BJP has claimed its website was hacked. If BJP website is not safe, EVM is very small. It's a very small equipment. It's only few functions. It counts. It accepts votes. It counts votes, analyzes votes, and gives the separate report. That's it. It's very ordinary. It's just like even our mobile is more stronger than EVM is. Then why
are we so rigid redundantly that EVM cannot be released, cannot be relied, cannot be used correctly? If this equipment is not correct, why we are depending on this? Why relying upon this? Why don't we go to old method of ballot? What is problem? Whose interest is being served by election commissioner for use of EVMs, by use of EVMs? Is it not interest of Dr. Modi and BJP? It is direct interest of that one. And Congress, old party, who ruled this country for decades, why Congress is silent? Why are they not making noise by fire? Why don't they fight on roads? Why are not they boycotting elections? Why are not other parties boycotting these elections? What is reason behind that? These are all questions which have not been answered, but must have been answered by these. And nation is in darkness. Voters are in darkness. They don't know what to do, but they have to vote, and that's why they are voting. No other reason is there, but they are not sure of their votes, except few 15 to 20% bhakts of both parties, that they are bhakts of Dr. Modi or Master Rahul. They are bhakts of both, and they cannot understand something else. I asked many youths many times, youths up to 30 years age, what for this election is. Even females and males both. We don't know, it's maybe MP or PM. Yesterday I talked to one lady. She said, I asked her what for this election is, what post it is. MP. Yes, oh, okay, maybe PM. She is on here on some dilemma whether the selection is for post of MP or post of PM. Oh, this is for MP, and next time will be PM. And she doesn't know anything about that. She doesn't know this is for PM or for MP, and next election she anticipates the low PM. I'm surprised. Oh, I said, I don't know. I don't take any interest in this. She said, I asked her, you are young, you are into jobs, you always claim that job is not available. Do you worry for your house? She said, yes, I worry for my house. Why do you worry for a house? She had no answer. When you are afraid of your house, your family, budget and all things, why do you not have any concern for your nation? Who will take care of your nation? Shall Pakistan or England come to take care of a nation? Who will take? You are youth, you are young, boys and girls both, I'm telling. It is your responsibility to make this nation right, because you are caretaker of the nation's future. All seniors and veterans will die. You will die many after many decades. So you are responsible for taking current care of this nation, but you are not taking care. You are just interested blindly in certain foolish leaders who are not vested in themselves only. They are vested interest. Modi or Rahul or whosoever. We have no connection to them at all. Why don't you understand this? That they have no relation to you. They are just leaders of their party, and they just want to rule in seats. After getting elected, they don't care for anybody. Even MPs don't care. I asked that lady, if you are going towards some MP, did you ask some questions? She had no answer. I asked her, did you ask for CV? If a for post of PN, for post of clerk, for post of officer post, CV is required everywhere. Do you ask CV? Did you see that MP for 5 years? I did not see. I could not talk to him. He didn't come to me. And if somebody comes to me, I'll simply ask, who are you? Show me your CV. Then I'll take care of you, whether you are suitable to this seat or you are not suitable to this seat. But it's not happening. They just say photos and that's it. If MP comes to you, your area MP who has already been MP for 5 years, and the guy comes to you and says, in name of Modi, vote me, or in name of Rahul, vote me, what do you think? Why do you want your selection, this selection in name of Modi when you have already been MP for 5 years? You give a list completely, exhibitly. It must state in white and black and white what I did for this area, what I served your constituency for in parliament in this manner. There is no such paper from any constituency. There is no such paper Prime Minister regarding manifesto of 2014 BJP, what they promised and what they fulfilled. So what for? What's the meaning of election in that case? Whom for what we are going to elect? Under what criteria we shall elect? I asked both parties, BJP and Congress, once I wrote mail to them, both of them. Even personally, I wrote on Twitter to Prime Minister, tell public what criteria do you take into consideration when selecting candidates for MP election? No answer from anybody. What to do? They don't even want to tell. These are my criteria. These are our criteria for considering candidature for a party MP, party floated MP, party recommended MP. What is meaning? Tell me.
If you have no criteria, no qualification, what you consider into deciding candidature for member of parliament, Lok Sabha, then you depend on money, what that candidates give, right? This means you auction these positions and take money, and then these people who are nominated, who are given ticket for party, they spend money in elections to win. This means you are looting this country, right? Just like BJP has looted by taking donations from various industrialists, and court has objected to this. Court says it should be transparent. Same thing you are doing. You are looting our vote in name of money. I should vote you because I should vote your candidate because you are Modi, and I should vote Congress candidate because he is Rahul. I want to see face of Rahul and Modi and vote to MP. What relation it is? Is it algebra? It is trigonometry or what? Where we say this is equal to this and this is equal to that and therefore this is equal to this. Means if I see face of Modi or Rahul and I'm happy with them, I should vote someone else, XYZ. This is what's happening. Am I your slave? Am I your slave, Dr. Modi and Master? I'm your slave? You're my master? Am I bound for life to vote to you? For what? Our citizens are foolish. Why they should vote you? For what? You said you will give 72,000 annually to one person who's poor. It's very good. Give. But from where you bring this money? And Dr. Modi said 15 lakhs is from where did he bring this? He didn't tell. It applies to both. You are saying something about which you have not worked well. You don't know from where it will come. Because you cannot waste money in just for sake of wasting. You have to recreate. You have to produce money. Can you produce this money first and then distribute? If you say yes, I can produce money first, I can arrange this money. How shall you arrange? You must have told. Same thing was mistaken by Dr. Modi in 2014 when his chief minister said, I'll get 15 lakhs to each account. He did not tell anybody, and nobody asked in that environment, which was polluted at the time against Congress, that from where shall the money come? Nobody told. People were so unhappy with Congress that time they accepted everything against Congress. But Congress has not been negativated. Till now, BJP, Dr. Modi and others could not prove that Congress was wrong. They only say. Saying is not adequate. Same thing applying here, that we should not be considered fool, considered old. We are not owls. We are human beings. We have some issues, we have some problems. Election should be clear and fair. It should not be manipulated. It should not be managed according to your wishes. It should be managed according to the requirement of nation. It should be managed according to fulfill requirement. How requirements can be fulfilled must be considered in each case. But it's not happening. Public is voting for sake of voting. Public is seeking for sake of shouting. If people ask whom you elect, they would say, I will not elect Modi, or they will say, I will. And that's it. Nobody is raising questions about real candidates. Nobody is asking questions about that. If these candidates are elected in the name of Modi or in the name of Rahul, what will be their individual standard? What should be their individual competence in that case? They will just report to them because they won in their names. So shall, in that case, they act for me? If your MP comes by spending 50 crores or 25 crores, he has bought your votes. He has bought you. You have no right in that case to raise a question to that person who has become MP by spending 25 crores to 50 crores. Who are you to ask him? You tell me. What right you have got to ask him? Because when you voted him, before that you didn't ask him anything. You did not ask him what he was, what his name, what his family, how much money he had. He is filing in only election commissioner, and election commissioner is not your home. You cannot go and ask all details from election commissioner. It's costly and it takes time, and nobody has time, and nobody has that much courage to do all this. You should know details about a person you are going to elect, you are going to vote. But you are also not right because you are not asking this. You may be Modi supporter or you may be Rahul supporter. I am asking both. Did you do this? Did you ask Modi? Even Modi, give report of your work. Even you are Modi Bhakt or even Rahul Bhakt.
You have a right to ask government about their performance. You have a right to ask your MP about your performance. Hold his throat. If he doesn't answer, kick him out. You have right to do that. If he comes and asks for vote and he says, just vote for in name of Modi, kick him out and ask him, get out from here. If you have to vote for Modi, Modi has to come out to ask for vote, not you. You are MP. You are responsible, not Modi. We voted to you to become MP of this, and you tell incapacitated MP what you did for us. This is your fundamental right to ask because you are renaming contract with him in post of MP and your voter relation for 5 years. You have absolute right to raise a question, and he is duty bound to answer because he has charged me his salary, his house cost, his expenditures, everything whatever we paid from Consulate Fund of India, he has availed. That's my fund contributed by me, and your fund contributed by you. And why don't we ask him? What is slavery I have signed with that MP or Prime Minister? I'm your slave. I shall keep you waiting, voting for 5 years, another 5 years, another 5 years. What is this nonsense? Are we animals? Are we birds? The way hunter wants, is he our hunter? Is he our master? Are we slaves? All these are questions. This is Loktantra, democracy. It's our system, made by our own, approved by our own. This is Constitution, Bharat Constitution of India, so Bharat ka Samvidhan. Why don't you understand this? Not necessarily read all the clauses, not necessarily in the articles. It's an enough understanding in the last many elections conducted in all prime ministers' time. Why don't you understand that? Why are you so scared of these? Why intellectuals are scared of these? All intellectuals are silent as if they are all slaves. What have you done with your slaves? Frankly, ask them. They are coming 5 years. We cannot ask in 5 minutes. They want to work. They want to stay in power for 5 years. And we have no guts even to ask for one day. Come and tell us. Why? We go for interview wherever we apply for job. We go for one interview, second interview, third interview, and we apply to many companies and many organizations. And we go how many times for interview? You know that. How many times you pass a written test, then you pass a oral test, and then you pass some other thing, and then you pass training, and then you pass provision for one job, for some good small salary. You pass through all these stages for this job, heading this country, legislating this country, calling legislators and lawmakers. They don't need pass test. They have to buy us. We are ready to be sold. Why? I don't know. What do you think today? Youth of whatever country is responsible for development of this country, for resolutions of problem of their country. Without youth, no country can move. You see Gulf. 20, 30 years back, Gulf was different. These youth, they are today were babies, infants. Now they have come up. Population has multiplied because youth are there. Nation is jobless. They are striving for jobs. They are throwing out foreigners. They are throwing out immigrants from all countries of Gulf, GCC, NME. They are jobs for them? No. They are saying, foreigners, bye bye. Our citizens shall take jobs. And this is happening in Oman, this is happening in Qatar, this is happening in Kuwait, this is happening in Saudi, this is happening, have except Bahrain because Bahrain is a bankrupt country. It's happening everywhere. When it can happen there because those people want job, why it cannot happen here in our country? Why are you so scared and approved? Before we used to go to Gulf countries to work. Now we are not going there because jobs are not available. That is the reason. And I think for coming decades, there will be no jobs for foreigners there. Only those for whom these sheikhs are not competent enough, those jobs may come to us or China or some other country. And moreover, Gulf is more interested in China than our country. It has proven they are even using their language in their money issues. We are being isolated gradually. They are just keeping us with them because they want business in our country, and that is the only reason, no other reason. But China is a dominant power in the world now. China has economical dispute with US. And where we are here, we are not. US says anything to us and we accept. We are not considered. We are not related. We are not valued by US. I mean, this is a foreign issue. My concern is this election, and this election is very important. Still, there is time. If Dr. Modi is a patriot,
he is interested in future of this country, he is interested in a good development of democracy in this country, he can still cancel election. He has to forget personal interest. He has to forget national interest. No, he cannot forget national interest. If he is forgetting national interest, it means not interested. He is only considering personal interest. He wants only his seat of prime minister and rule this country at whatever method, whatever cost, by hacking EVMs or by no whatever. If he is true gentleman, if he is true patriot, if he is true national, if he is true a bhakt of this country, he must cancel this election immediately and ask EC to redo it by ballots. Otherwise, he is involved. 100% is involved. Same thing I say to Rahul Gandhi. You do your job, ask them cancel this election. It is responsibility of both of you because both of you are national parties. All other parties are associated parties. It is duty of both you. If you don't do this duty, you are doing disservice to Bharat. You are killing Loktantra. You are funeralizing Loktantra. We have to carry the dead body on Loktantra on our shoulders, and you will both be responsible. Election Commission will be responsible. President of this country will be responsible, and Court of Bharat will be responsible because you are all dominating factors in our society. This election is a manipulation one. It is being managed, it is being pre-plotted, and people would suffer. This is a fake democracy, hoax democracy, fast democracy, no democracy. Is a false, fake, cheating democracy. We have to avoid this. It is our interest, it is a national interest. Use ballot is required, postpone for 2 3 months, no problem. Country will stay here, we will be here. Nobody will go. Ordinance can be brought in. President can decide. If required, president can take over this country for 2 3 years, no 2 3 months, no problem. But it should be clear. It should be crystal clear that election is clean. No management, no mismanagement. Use ballots. Make country better. Save democracy. Save country. Save public mind. Save public interest. And forget your personal interest. If you did job for people, you will be voted in. If you did not job for people, hacking will not solve your problem. Even by hacking, by use of hacking, you come back. You cannot stay because trust is most important. You are losing trust of people of this country. Trust is not there means you are not there. You may be there in power, but you will not public blessing showers, right? And that is what I say. And with this, I intend to conclude this. I could not talk about previous subject because this is more important. This is current one, and this will not come. This will not be continuously. And I am thankful to that person. His name is Syed Suji. He is sitting in US, I think Chicago somewhere, and he is doing this service despite being not a citizen of this country now. But what is his interest, I don't know. But if he proves to be true, to be correct in his position, really, yeah, he is doing a great service to our society. If it is positive, I am sure it is positive. If results turn in or reveal per what he is saying, our political leaders should have should know this fist water. What do you call chullu or pani? He should die. All this should dip in that. And first one should be Modi, then election commissioner. These people are lowest profile. One man said, "Gee, what he said?" One Tamil MP was said, "Niche." Yes, I would say super niche because you are not doing your job. You are not keeping public interest safe. You are keeping BJP interest safe and your interest safe and Congress interest safe. That's it. This man said rightly that time. We could not understand. This is character of our people. We are that. And we too, ourselves too, I say, we are all niche because we are participating in this. We are cooperating with such lowest profile fish management, septic tank political management. This is septic. This is called sewage politics. I use this term many times in my writings that this is sewage politics, and you people must understand what is sewage politics. Sewage means excreta, urine, excreta disposed of from our body into WC, and then it goes to septic tank or sewer line. That is called sewage.
liquid flow of that smell hydrogen sulfide smells this, and that contains certain bacteria that's called anaerobic bacteria. That bacteria which thrives in, which stays in, which resides on without oxygen, that's called anaerobic bacteria. And in septic tank, in sewage containment, in sewer lines, these bacteria dominate. And our political members, our political leaders resemble that quality. Sewage bacteria, anaerobic bacteria. We must kill such bacteria from our polluted politics. This is polluted politics, sold politics. They are buying votes. They are buying voters. They are buying their offices 5 years. Is it not pollution? We are talking of air pollution, soil pollution, so many pollutions. We are not talking of such pollution. This is super pollution because politics is polluted, PM office is polluted, parliament is polluted, everything is polluted by this. Buying votes, my votes are buying. You are imposing on me your own candidates. People trust parties, they don't trust independent candidates. Is this a problem? We regret. We are living in a society that do not value Swatantra candidates, independent candidates, real candidates who cannot afford money. They believe in Congress candidate, in BJP candidate, in SP, BSP and AIDMK, DMK candidate. They believe in that. They don't believe in public candidates. This is bad luck for the society. Until common men from public join politics and come to Lok Sabha, this country can never change. This country shall be played in hands of these corrupt gundas, robbing politicians, all. Not one, I'm telling all. We have to save this nation from these animals. These are animals. Animals, at least we know that is animal. We can take precaution, but we don't know these people. They can attack from any angle. They can attack from every direction. We don't even know. What else to say? You may say this man is talking nonsense, he's talking like this, he's calling animals to this. These people deserve it. They are eligible to be called as such because they killed us, they killed our democracy, they killed our life, they killed our future. They abused us, all of them. I think it's no use to extend more abuses in their honor because there can be more abuses in their honor. But I would not like to take my profile further down because I don't want to be angry with these people. I wanted to tell them that you are this. You save me today, save my people today, save my country today from this attack, this democratic, illogical attack, vote hacking attack. I'll be safe, but you are not doing. You will never do. There was one time Indira Gandhi, I again recall, in 1971, at the time ballots paper were there. She instructed whole nation, he instructed them, don't count these ballot papers separately, area wise, no, booth wise, no. Just take out all ballot papers, mix them at one place, and then sort out. After that count. She said, I don't want to see these MPs know about who voted to them and who did not vote to them. I want them to serve for each community, each area uniformly in the required manner, not in a partial or impartial manner. He should not know Muslim voted him or Hindu voted him or Sikh voted him or SCST voted him, who voted him. No, I don't want that. I want constituencies voted. That's it. She did that. Outstanding order. It was followed. Yes, there was some delay, of course. There was delay in counting, but it was really true counting. This is called management. This is called honesty. And she won. Not only absolute majority, she won 350 seats. That time 350 seats she won. And same seats after emergency she lost. She lost certain seats, but she saved South. See, in those 350 seats, South was involved, South four states. But when she lost her, she did not lose South. She lost North only. 150 seats from South issues were intact even then. And that is called leadership. I'm not saying that's very good, bad. There were plus and minus points, but certain acts was very good that time. Remember that. That's why I remember.
It's long back 71, and now it is around 71 is 30 plus 18, 48 years back. It happened. I remember today. That is called act. But now what's happening is entirely different. We are being turbulized. We are being stormed in. Thunder is coming on us, political thunder. Democratic thunder is coming. Tsunami is coming into this country in form of bad democracy. Whole world is watching us as if we are a country of fool people. We are a country of mandir and masjid people. We cannot believe in analytical democracy. We cannot believe in reality. We believe in false world, fake world, hoax world, fake news world, bhaktism world, neta bhakt, bhakt neta, both. This is we are. Anyway, thank you for your time. I don't want to speak a lot on this because it will bore, and then I will take up this with the next day when the election comes in. And I think public should understand now, and you can tell them their rights. I know my approach is not that much. I'm a very small person. I don't have much. Maybe few people only watch this video. I don't even care for that. It's up to them. But I have to do my duty, and I'm doing my duty as a senior citizen of this country, and I keep doing this because that person is young who is doing from America. I feel shy if he can think for us in such a great manner. He is not alone, must be because he, whenever election is going, he is watching that. He is entering those equipment. That's why he's telling all this. If that is real, our election commission should die. They should die in shame. Our prime minister should die in shame. Our opposition leader should die in shame. If such powerful manager is there, if such powerful expert is there, and you are sitting and controlling and watching our election from 8, 10,000, 15,000 kilometers, what we are, where we are, where our engineers are, where our engineers who call them software engineer and this engineer, where are they sleeping? Where our great experts are? Really shame on all of us. Big shame. We should hide our faces. Anyhow, how sir? Thank you very much. Thanks for the Jai Bharat.